बहुत हमारे प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं। हाँ, शुरू कीजिए ना, कीजिए। अरे ऐसा अरे एक थोड़ी ही बात है, कहा नहीं नहीं, बात ही हम थोड़ी लोग है। दिलखुश से सुनेंगे। ना ना, बोल तो बोल दीजिए, फिर आप ही बोलिए। थैंक यू सुबोध जी। हाँ, आज हमारे बीच दिलखुश जी हैं, पटना ही के हैं। आज हम लोग इन्हीं को सुनेंगे, इनकी इनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में, कि कैसे ये आगे बढ़ करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और उससे हम लोग जो अच्छी अच्छी बातें हैं हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, वो अवश्य करें, ताकि हम लोग भी आगे सभी कोई बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू यू। बिल्कुल, उसको अपने ही घर में इसको वेलकम कर रहे हैं। आप लोगों को खुशी होगी कि ये बीआईए के इंक्यूबेशन सेंटर से निकले हुए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। और जैसा अभी अरुण अग्रवाल जी ने कहा कि अप्स एंड डाउन आता है, बट देन स्टिल उसको वेदर किए और एक नए मुकाम पर अच्छी जगह पहुंचे। और इनके लिए बिहार के बाहर भी लोग बातें करते हैं, बिहार के तो लोग कर ही रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और कैसे आदमी बिहार के एक पिछड़े हुए जगह से आके और इस जगह पर कैसे पहुंचता है, उसकी कहानी अभी हम लोग सुनेंगे। बहुत बेस्ट टू यू। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आप में से स्टार्टअप कितने हैं? सब स्टार्टअप्स। 2017 में हमारी जर्नी शुरू हुई थी स्टार्टअप को लेकर। एक्चुअली शुरू हुआ था 16 में, बट 2017 में स्टार्टअप की पॉलिसी आई थी। तो मुझे याद है कि श्री सर थे, सुबोध सर थे, और उस समय हम अपना आरएओ का प्लान लेके आए थे यहाँ पे वेंचर पार्क में। और मुझे लगता है उस समय एक ही इंक्यूबेशन सेंटर बिहार में थी, एक वेंचर पार्क, उसके बाद कई आए। तो जब उस समय में आए थे तो एक अभिषेक सर थे, वो अभी शायद वहां चले गए, मुंबई में कहीं चले गए। तो यहाँ से जो मुझे सपोर्ट मिला था उस समय, क्योंकि हम आए थे, गांव से निकल के आए थे, मेरे पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, बस ये था जो टैक्सी को सड़क पे चलाना है। उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए बीआईए का पूरा योगदान था, वेंचर पार्क का। जो अभिषेक जी थे, उनका जो कनेक्शन था स्टार्टअप के प्रति, वो बहुत मेहनत किए थे उस समय, आज भी याद आते हैं वो, कभी कभी मैसेज पे बातचीत होती है। तो जो एक लड़का गांव से आया था जिसके पास कोई प्लान नहीं था, क्या होता है बैलेंस शीट, क्या होता है वैल्यूएशन, क्या होता है इक्विटी, क्या होता है ब्रांडिंग, क्या होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ पता था पैसेंजर को लेके जाएंगे, 200 रुपये आएगा, 60 रुपये का तेल जलेगा, 120 रुपये बचेगा, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो जो वेंचर पार्क का इनिशिएटिव था बीआईए की तरफ से, वो बहुत कारगर साबित हुआ। और 2016 में जो वो खड़ी हुई थी, वो 2021 में 8 शहर में जाके लगभग 80 लाख का बिजनेस करने लगी। और इसका सारा श्रेय जाता है बीआईए को, वेंचर पार्क को। क्योंकि हम जहाँ स्टार्ट किए थे ना, लोग कहते हैं ना ऑडियंस नहीं है, मीन्स कस्टमर नहीं है, हमको पता ही नहीं है टारगेटेड ऑडियंस मेरा कौन है। मुझे भी पता नहीं था, हमको लगता था वो रेलवे स्टेशन पे जो लोग उतरेंगे उसको हम घर तक पहुंचाएंगे। फिर बाद में लोग कहता था जब कोसी में है क्या, हम सहरसा से आते हैं, तो आप लोग सहरसा जानते होंगे, वहाँ बाढ़ और बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ आज भी लोग बस के छत पे बैठ के ट्रेवल करते हैं, आज भी। और जो ऑटो का लिमिट है 6 लोगों का, 5 लोगों का, वो 10 लोगों को भर के जाता है। वहां लोग कहते थे यहाँ जहाँ लोग बस के छत पे सवारी करता है बैठ के, वो टैक्सी कैसे यूज करेगा। उस समय लोग फोन भी करता था ना, कैब नहीं बोल पाता था, कैफे बोलता था, क्योंकि उस समय साइबर कैफे ट्रेंड में था। तो वो एक नाम जो है लोगों को अच्छा, मतलब इजी वे में कैफे बोल पाते थे। तो जब उस समय स्टार्ट हुआ, तो लगभग 1.5 साल तक
हम खुद से गाड़ी चलाए थे, और जितनी बार हम पटना आते थे वेंचर पार्क जरूर आते थे, क्योंकि वो जो मेरा कहानी होता था, जो डेली सीखे, जो हमारा एक्सपीरियंस था अपना जर्नी का, ड्राइविंग का, क्या क्या पेन पॉइंट ढूंढे हैं, उस चीज पे चर्चा करते थे यहाँ बैठ के, और यहाँ निकलता था रिजल्ट, यहाँ गाइडेंस मिलता था। अप डाउन चलते रहा और अंततः आर्य वो ब्रांड बनी उत्तरी बिहार में। वहां जब 6 साल 5 साल उस कंपनी को दिए, तो इकोसिस्टम समझ में आया। एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में डिफरेंट है। एक जो कहते हैं ना बिजनेस स्टार्टअप, तो पहले ये समझ में आता था जो स्टार्टअप, चलो स्टार्टअप, एक्चुअल में समझ में आया स्टार्टअप मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा जो अभी तक कोई नहीं कर रहा हो और उसमें जोखिम हो। तो मुझे लगा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बिहार में इंटरसिटी ट्रेवलिंग का, शायद आप लोग भी कई बार अगर टैक्सी यूज किए होंगे तो देखे होंगे जो टैक्सी वाला जाने और आने दोनों का फेयर कैलकुलेट करके लेता, और उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि आप किसी गांव में जा रहे हैं, उस गांव में उसको कौन जान रहा है जो वापसी में बुक करेगा। वहां तो कोई ओला उबर है नहीं जो एग्रीगेटर के थ्रू उसको राइड मिल जाएगा। आपको तो पटना में ऑप्शन है, ओला है, उबर है और बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी। लेकिन जब आप उस गांव में जाते हैं ना, जहाँ जाने के लिए आज भी छोटी सी और कच्ची सड़क है, उस गांव से आपको यहाँ आने के लिए बहुत तकलीफें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें एनालिसिस कर रहे थे, तो देखिए जो बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है, और ये भले ही बिहार का दुर्भाग्य है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो बिजनेस करता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी। मुझे लगा जो ये जो पलायन हो रहा है, लाखों लोग ट्रेवल कर रहे हैं बिहार से, चाहे वो रेलवे स्टेशन से, चाहे वो एयरपोर्ट से, इसको हम सर्व करके एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। और ये वन वे वाला जो प्रॉब्लम है, इसको अगर सॉल्व कर दें, तो वो कहते हैं ना लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो जब आप लोगों के बजट में आ जाएंगे तो कोई भी आदमी बैग उठा के धूप में बारिश में रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहता। अगर उसको लगेगा जो थोड़ा सा मेरा बजट, अगर मेरे बजट में 200-400-500 रुपये अधिक लेके कोई मेरे घर से उठा ले मुझे, तो वो कोशिश करेगा जो हम शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसको भी कन्वीनियंस चाहिए। तो मुझे लगा ये करना चाहिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 3 घंटा में डिसीजन लिए थे आर्य को क्विट करने का। और जब हम घोषणा किए तो हमारे घर के सारे लोग, इवन पत्नी भी, माँ भी, सब बाबा के पास चले गए थे। जरा देखिए इसका मति तो नहीं भ्रष्ट हो गया है, क्या कर रहा है, इतना मेहनत करके कंपनी बनाया उसको ही छोड़ रहा है। हम यहाँ बताए सबको, और शाम में सब गांव में बाबा सब रहते हैं ना जो जिस पे आस्था है लोगों का, उनके चरणों में जाके एकदम अपना में लग रहा। जब हम घर वापस गए तब मुझे पता चला जो ये लोग पूरा शौक हैं ऐसा करने से। तो चूंकि क्या होता है ना, कभी कभार जो सपना आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो आप किसी और को नहीं दिखा सकते हैं, बहुत टफ है दिखाना। इसीलिए आप लोग को भी जब कोई इन्वेस्टर मना करे जो भाई ये धंधा है ही नहीं, तुम फेल हो जाओगे, तो बस यही सोचना जो मैं जो देख रहा हूँ वो नहीं देख पा रहा है, हो सकता है उनके स्किल में कमी हो। अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, जो हमारे जो विजन है उसमें अभाव है, उसमें कमी है। तो सबसे पहला चैलेंज होता है फैमिली को कन्विंस करना। लेकिन मुझे पता था मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे परिवार के कोई भी सदस्य मेरी बातों को नहीं समझ सकते हैं, मेरे सपने को अपने सपने की तरह नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग गांव से कभी बाहर नहीं निकले थे। और अंततः शाम में निर्णय हुआ, दूसरा दिन वाइफ को उस कंपनी में सारा इक्विटी ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि फाउंडर का एक एग्जिट होता है ना, जो मेहनत की है तो भाई कुछ तो पैसा चाहिए। तो 1.5-2 करोड़ के आसपास मेरा एग्जिट बन रहा था, लेकिन कंपनी हाथ खड़ा करके मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोले रखो, अगर बना लोगे तो दे देना, नहीं तो कंपनी ही दे देना। और वाइफ को ट्रांसफर करके उसमें दे दी। फिर शुरू होती है रोड पेज, और टैगलाइन रखा गया रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे।
रोडवेज के पीछे दो लॉजिक है नाम के पीछे। जैसे पहले आपको क्या बोले, आर्या वो जो नाम था, तो कैब को लोग कैफे बोलता था, और आर्या को आर्या कैब बोलता था, वो पूरा नहीं बोल पाता था। तो वहां से फील आया जो नाम ऐसा होना चाहिए एक बार में रिकॉल करे लोगों को, और ब्रांड से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं से उठ के आया रोडवेज, क्योंकि बिहार में रोडवेज, उत्तर प्रदेश में भी रोडवेज, मतलब रोडवेज का विजन सिर्फ टैक्सी नहीं है, पूरे बिहार के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना काम है रोडवेज। तो वहां से शुरू हुआ रोडवेज, और जो लोग जनरली हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट होंगे उनको पता होगा जो हम ब्रांडिंग कितना बेहतर करते हैं। 6 महीना, सॉरी 4 महीना पहले जब रोडवेज शुरू होती है और मेरे आर्या को क्विट करने के बाद एक ही वर्ड हम सोशल मीडिया पे लिखते थे, रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। और आप अगर जाके फेसबुक पर चेक करेंगे तो अभी तक 1.5 लाख लोगों ने लिख चुका है रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। वो काउंट करके दिखाता मैं हैशटैग का, वो काउंट करके दिखा दिया। वहां से शुरू हुआ, लोगों को लगा कुछ तो करेगा, और ये कंपनी बना के छोड़ दिया, इतना पागल तो है नहीं, कुछ तो करेगा। और जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन लोगों को पता चला ये टैक्सी इंडस्ट्री में फिर से आया है और वन वे टैक्सी लेके आया। और ऐप लाइव हुआ और पहला दिन ही 50,000 डाउनलोड कंप्लीट हो गया, और अंततः गूगल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। गूगल का एक पॉलिसी है, तो जब भी कोई नया कंटेंट उस पर अपलोड होता है और वो बहुत तेजी से बूम कर रहा है, डाउनलोड हो रहा है, या उसको लोग विजिट कर रहा है, तो उसका एल्गोरिथम चेक करता है जो कहीं इसमें किसी तरह का अनर्गल कंटेंट तो नहीं है, कोई फ्रॉड का कंटेंट तो नहीं है। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप ऐप डाले और तुरंत वो 24 घंटा में बूम करने लगे। तो वहां से गूगल का मेल आया जो हम आपके ऐप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन तक वो लोग जांच किया, उसका एक एक कोड को वो लोग रिव्यू किया और फिर जाके पब्लिश किया, और अंततः जो है फिर रोडवेज उसी गति में चलने लगी। और आज कहते हुए फक्र होता है जो बिहार में अगर सबसे कम समय में कोई ब्रांड बना है नेशनल लेवल का तो रोडवेज बना है। और जब ये रोडवेज लॉन्च हुआ तो चूंकि हम एग्जिट नहीं लिए थे, मेरे पास पैसा नहीं था, सिर्फ हौसला था, नहीं कर लेंगे, और कुछ भी नहीं था। पटना शिफ्ट हुए थे तो वाइफ के अकाउंट से लोन लिए थे, वो HDFC पे ऑफर था 4 लाख रुपए का। हम उसको बिना बताए उसका पासवर्ड लेके लोन लेके निपटा दिए। जब अगले महीना उसको एक कॉल आया जो आपका EMI डेट 4 तारीख को है, तो कहते लोन हम तो लिए नहीं है। तब आगे पूछती है, हम बोले हम लिए हैं। पटना शिफ्ट हुए और एक कॉन्फिडेंस था नहीं बनाएंगे, और मुझे ये आभास हो गया कि टेक्नोलॉजी जो है वही गेम चेंजर हो सकता है। और 4 महीना तक इन हाउस टेक टीम बैठा के रखे पटना में, अभी भी है, पहले ज्यादा लोगों की थी, अभी उतने लोगों की जितना की जरूरत है। और हर स्टार्टअप के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो है जो ह्यूमन एरर को कम करता है। और हमें लगता है रोडवेज का चैटबॉट है, और स्टार्टअप में बिहार में पहली कंपनी होगी रोडवेज जो चैटबॉट लॉन्च की है। क्योंकि मुझे फ्यूचर पता है, लोग एप्लीकेशन से मूव कर जाएंगे, कितना मोबाइल में एप्लीकेशन रखिएगा, सब धीरे 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 चैटबॉट पे आ जाएगा, सब AI पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर रोडवेज की कहानी शुरू हुई, और एक कहते हैं ना भाषा बैरियर होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमको भी याद है 1-2 लोग बोले थे आप थोड़ा अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करने में ये आसान हो जाएगा। तो ये एक अंदर से था जो नहीं, हम नहीं सीखेंगे अंग्रेजी, अभी चाहे तो 2-3 घंटा सीख सकते हैं बैठ के कहीं, बहुत सारे भाई लोग हैं जो सिखा सकते हैं। तो मेरा क्या, मुझे फंड रेज करना था, पहले से मेरा सेटिंग था जो इस कंपनी को क्विट करने के बाद फैमिली एंड फैन राउंड रेज करेंगे, बहुत सारे लोगों का था, लेकिन हमको उतना ही रेज करना था जितना मुझे जरूरत थी। कई बार क्या होता है, स्टार्टअप लालच में आके चलो भाई आ रहा है तो बहुत ले लो, बाद में बड़ी फटती है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है लेकिन बाद में फटती है। तो मुझे लगा उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना में मेरा काम हो जाए। अब मुझे 45-46 लाख की जरूरत थी, और जो कंपनी 2 महीना पहले शुरू हुई थी, रोडवेज के शुरू होने के 2 महीने बाद ही रोडवेज पहला एंजल राउंड रेज की थी। और आपको बता दें जो उसमें
बिहार के बहुत सारे लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, उन लोगों ने उसमें अपना जिनको जो लगा 50,000 लाख रुपए, ये सोच के जो चलो भाई रिस्क ले रहे हैं बिहार के नाम पे, वो डाले। और वो पिच सेशन मेरा मैथिली में था, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो वहां हम ये चीज साबित किए, तो भाषा जो है बैरियर हो ही नहीं सकता है। जब हम शार्क टैंक में जा रहे थे तो आप लोग, कई स्टार्टअप हैं, सारे लोग शार्क टैंक में अप्लाई कर किए होंगे, मे भी लगता है बहुत सारे लोग किए भी होंगे। और इस एविडेंस है मेरे मोबाइल में, जो शार्क टैंक में हम अप्लाई नहीं किए थे, शार्क टैंक मुझे अप्रोच किया था। और उसको, उनका नाम नीरज चंदानी है, जो शार्क टैंक लीड करते हैं, आईआईटी बॉम्बे से वो पास आउट थे। उनका कॉल आया मेरे ऑफिस में, जो रोडवेज को हम शार्क टैंक में बुलाना चाहते हैं। तो ऑफिस से नंबर फॉरवर्ड किया गया, फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हाय आई एम नीरज चंदानी, आई एम फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया। तो चूंकि अंग्रेजी मेरा कमजोर है, तो फिर उसको हिंदी में जाके ट्रांसलेट किया और पढ़े, तो देखे जो ये शार्क टैंक में हमको बुला रहा है। हम उनको कॉल बैक किए, टाइम दिए और कॉल बैक किए। हम बोले सर अभी मुझे नहीं लगता है मैं शार्क टैंक में जाने लायक हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ा अगर बड़ा बन जाएगा, शार्क टैंक एक बड़ी प्लेटफॉर्म है, वहां जाने के बाद आपका डिमांड कई गुना बढ़ता है। और हम अभी प्रिपेयर नहीं है अपने डिमांड को झेलने के लिए, क्योंकि जब से रोडवेज लॉन्च हुई है, प्रॉब्लम रोडवेज का कस्टमर एक्विजिशन नहीं, सिर्फ सप्लाई रहा है। मतलब नहीं दिलखुश, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए, हो सकता है इसके साथ आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और ईश्वर की कृपा से जो सप्लाई प्रॉब्लम था वो भी शार्क टैंक आने के बाद सॉल्व हो गया। बहुत सारे लोग आके उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से बाहर की बात कर रहे हैं, लोग आके ड्राइविंग का जॉब कर रहे हैं पटना में, गाड़ी दे रहे हैं पटना में। और तभी फील होता है कि नहीं चलो, एक बिहारी बिहार से बाहर वाले जो भी बिहार में रोजगार दे रहे हैं, चाहे वो 2 लोगों का हो, 4 लोगों का हो, 10 लोगों का हो। तो जब शार्क टैंक हम गए थे, तो मुझे पिछला सारा डेटा याद था कि बिहार के जितने भी स्टार्टअप उस मंच पे पहुंचा था पिछले 2 सीजन में, इवन सत्तूज को तो शायद अनसीन कर दिया गया था, बाद में उसको पब्लिश किया गया था। झाजी आचार्य गए हुए थे दरभंगा से, तो उनको भी फंडिंग नहीं मिला था ऑन मंच। बाद में झारखंड एंजल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होके विनीता और नमिता कुछ कुछ कंट्रीब्यूट की थी, और ये कंडीशन लगा था जिसको नेक्स्ट सीजन में शार्क टैंक में दिखाएंगे। तो मुझे लगा था, और बहुत सारे लोगों से उसकी बातचीत हुआ था, इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर का एक ओपिनियन हमेशा लास्ट में जो सुनते थे उससे निकल के आता था समरी, ये लोग बिहार के प्रति अभी रुचि नहीं रख रहा है। इनको लगता है बिहार अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैच्योर नहीं हुआ है। उन्हें लगता है जो बिहार, जो बिहारी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स या मजदूर बनने के लिए ही पैदा हुए, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो ये मन में था जो बिहार में ये लोग पैसा तैसा नहीं लगाएगा। मुझे लगा ठीक है, इस बार हम बिहार को रिप्रेजेंट करके आएंगे। तो 17 मिनट का ही सीन था, 1.25 घंटा का शूट हुआ था। और एक लाइन मेरा काफी वायरल हुआ था, जिसमें अनुपम मित्तल बोले थे, क्योंकि वो ओला के अर्ली स्टेज के इन्वेस्टर हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा उनका मोबिलिटी सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था उनका। तो उनका जो एक था, जो भाई ओला उबर अगर ये करने लगेगा तो तुम क्या करोगे, ये लाइन जो बोले थे ना, बिहारी है देख लेंगे, ये लाइन काफी वायरल हुआ था। ये लाइन उसको लगा जो ईगो पे ले लिया, तो भाई ये क्यों बोल रहा है, मतलब बिहारी में इतना क्या है, बिहारी क्या उखाड़ लेगा। तो हम उसको बोले थे हम बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार के यूजर बिहेवियर को बहुत बारीकी से समझे हैं, बिहार के जो टैक्सी के ड्राइवर हैं उनके प्रॉब्लम को खुद जिए हैं। तो उसका समाधान हमसे बेहतर तो कोई नहीं निकाल सकता है, ये कॉन्फिडेंस था। और अंततः उसको कहना पड़ा, भाई आज अगर मैं मोबिलिटी इंडस्ट्री में पहले से नहीं होता तो आपके साथ होता। इनका लेंस कार्ट वाले जो थे पीयूष बंसल सर, ये तो साफ मना कर रहे थे, भाई तुम इन्वेस्टमेंट लो ही मत। लेकिन आप देखे होंगे जो हम नेगोशिएट किसी से नहीं किए थे, जो ऑफर दिया एक्सेप्ट कर लिया। पता है क्यों? बहुत सारे लोग हमको फोन करके बोला भाई नेगोशिएट करना चाहिए था। हम बोले किस चीज के लिए? 50 लाख के लिए नेगोशिएट करना चाहिए था।
आपको लगता है वो 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, मुझे लगता है मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन होगा। तो लेकिन बड़ा जो फौरन आएगा वो कहाँ से आएगा? जब आपके पास कोई एक आदमी उस टाइप का आ जाता है ना, तो सिर्फ मुझे बढ़ने की चूल नहीं होगी, उनको भी अपनी पैसा को बढ़ाने का चूल मचेगा, और वो सारा इकोसिस्टम में हमें कनेक्ट कर देगा। और मेरा वही था। दूसरा चीज था जो मुझे लगा, जो अगर ऑफर मिला है वो भी बिहार के स्टार्टअप को, क्योंकि मेरा मानसिकता तो पहले से सेट था जो बिहार के प्रति ये लोग का बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, बिहार की तरफ मूव नहीं करेगा। उस ऑफर अगर मिला तो एक्सेप्ट करना हमारी पहली धर्म थी, क्योंकि उससे बिहार के सारे स्टार्टअप के अंदर जो मेरे मन में चल रहा था, जो बिहार नहीं आना चाहता इन्वेस्टर, वो कम से कम खत्म हो जाएगा। एक एनर्जी आएगा स्टार्टअप्स को, जो नहीं बिहार से बाहर में जो बिलियनर है वो भी बिहार की तरफ थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है काफी स्टार्टअप को ये देख के अच्छा लगा होगा। तो चलो, जो पहले सुनने में आता था जो बिहार के स्टार्टअप में कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ सकता है, कोई बिलियनर नहीं आ सकता है, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं आ सकता है, तो ये एक उसको क्या बोलते हैं, बैरियर को तोड़ देना, वो टूट गया। अब जब शार्क टैंक शो लाइव हुआ तो यकीन नहीं कीजिएगा आप लोग, हम लोग पहले से तैयारी कर लिए थे, जो शो आएगा तो हमारी डिमांड 2x बढ़ेगी, 3x बढ़ेगी। शो लाइव होने के बाद डिमांड मेरा 100x बढ़ा, और जो एक्सपेक्टेशन था उससे कई गुना ऊपर। और उस दिन हम अपने मन में सोचे, जो शार्क टैंक इज अ गॉड फादर ऑफ स्टार्टअप। जिस चीज के लिए आप लोगों से पैसा लाके अरबों रुपए कैंपेनिंग पे खर्च करते हैं ना, कस्टमर एक्विजिशन पे ही तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे ज्यादा, ऑपरेशनल पे तो बहुत कम जाता है, वो आपका फ्री में हो गया। और उस दिन हमको नीरज चंदानी का वो बात याद आया, जो दिल खुश से आपको शार्क टैंक जाना चाहिए, और हम फोन करके उसको थैंक यू बोले। हम सोच ही नहीं सकते थे, जो जितने भी लोग गल्फ कंट्री में रह रहे हैं वो लोग का एक कम्युनिटी होता है, सब आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे बिहार के लोग अगर दिल्ली के किसी एरिया में है ना अपने आसपास के, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। उसी तरह जो गल्फ कंट्री में है, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, रक्सौल, उस सब एरिया के लोग, वो सारे लोग का एक कम्युनिटी बना हुआ है। एक आदमी देखा उस सबको फॉरवर्ड कर दिया, और जो सिवान, गोपालगंज मेरा सबसे पिछड़ा हुआ रूट था मेरे बिजनेस में, आज वो सबसे टॉप पे चल रहा है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है शार्क टैंक को। और डेटा वही कहता है जो उधर के लोग ज्यादा गल्फ कंट्री में रह रहे हैं। और मुझे लगा ये बहुत बेहतर हुआ है हम लोगों के लिए। तो यहाँ दो चीज निकल के आया। पहला चीज निकल के आया मेरा जोखिम। अगर आर्या को नहीं छोड़ते तो रोडवेज भरी नहीं बनती, हो सकता है हम सिंपल हुए रह जाते, रीजनल कंपनी बन के रह जाते, वो अ, दो चार शहर में बड़ा नहीं बना पाते। दूसरा चीज रहा जो इन्वेस्टमेंट, हमारे पास अभी मेल भरा हुआ है, 400 करोड़ से ऊपर का ऑफर है इन्वेस्टमेंट का, अलग अलग वीसी फॉर्म से, और सबको एक ही मेल दिए हैं, जो सॉरी सर अब मुझे बैजूल में जीरोधा बनाना है। जानते हैं ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जो कंपनी शार्क टैंक जाने से पहले 1.5 लाख की लॉस में थी, वो 18 लाख की प्रॉफिट जनरेट कर रही है मंथली। और ये कॉन्फिडेंस वहीं से आया, और इसी कॉन्फिडेंस आने के बाद शार्क टैंक के पैसा को होल्ड कर दिए, अभी तक नहीं लिया। और इसका ताकत देखिए, कल शाम में मेल आता है ओयो के चार्टर अकाउंटेंट का, जो हमारे ग्लोबल सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ओयो का ग्लोबल सीईओ, समझ सकते हैं सीईओ के बाद उसी का पोजीशन। वो मेल लिखते हैं, जो हमारे ग्लोबल सीईओ आपसे बात करना चाहते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ था। हमारी एचआर बोली सर मेल आया है, तो हम बोले रिप्लाई दे दो। फिर मुझे क्या लगा ना, तो हम रिप्लाई देंगे, और हम आसान सा हिंदी में लिख के उनको रिप्लाई दिए, जो आपका बहुत बहुत आभार, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हम इस नंबर पे अवेलेबल है, जब आपको समय मिले
अभी 1 घंटा पहले हिंदी में मेल का रिप्लाई आया और उसका ग्लोबल सीईओ खुद से हिंदी में रिप्लाई किया है, पर्सनल मेल से दिखाते हैं। और पूरा ऑफिस शॉक रह गया ईमेल देख के। जो इंट्रोड्यूसिंग अभिनव सिन्हा, सीओओ ओयोस। और हिंदी में मिल जाते हैं, दिलखुश से आपसे मिलने का बहुत मन है, पर चलिए फोन से ही अपनी बातचीत शुरू करते हैं। पता है ये ईमेल क्यों आया? क्योंकि उनके टीम को लग गया जो अब ये बंदा फंडिंग लेने वाला नहीं है ना, और उनको लगता है जो नहीं पोटेंशियल है। और बाद में इकोसिस्टम समझ में आया जो इन्वेस्टर आपके पिच डेक पे इन्वेस्ट नहीं करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे इन्वेस्ट करता है। अगर उसको बुझा गया जो नहीं ये बना लेगा, गिव अप नहीं करेगा, तो फिर वो पूरा दम जोर से लगाएगा। और इनके साथ मीटिंग कल शेड्यूल्ड हुआ है और उस मीटिंग का कंक्लूजन यही है। हमारे गुरुदेव है अरविंद है सर, आप लोग जानते होंगे सर, आप भी जानते हैं। उनसे चर्चा हुई सर, उनके साथ मीटिंग है क्या? तो बोले हो सकता है वो बड़ा प्रपोजल दें, क्योंकि 18-19 लाख का प्रॉफिट पटना के एक स्टार्टअप को, जो 28-30 लोगों का हमारा टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑफिस का भी उसी लेवल का है, तो कुछ बड़ा जरूर सोचेगा। तो फिर हम यही निर्णय लिए जो अगर ऑफर आएगा भी तो सिर्फ रितेश अग्रवाल का एक्सेप्ट करेंगे, ना कि विनीता सिंह। इसके पीछे क्या रीजन है पता है? क्योंकि वो बंदा आपके बीच से उठ के गया है, आपकी भावना को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जो स्ट्रगल किया हो वो आपकी स्ट्रगल को समझ सकता है, वो जिया है उस पल को। तो अगर आप उससे कोई गाइडेंस ले रहे हैं ना, मेंटरशिप, वो आपको बेहतर मेंटरशिप देगा। और जो स्ट्रगल नहीं किया है, जो पालने में पला है, उनके पास पहले से अरबों रुपए था और उस पैसा से धंधा बना लिया, तो वो आपको सही गाइडेंस नहीं कर सकता है, स्ट्रगल वाली गाइडेंस। और स्टार्टअप स्ट्रगल करेगी। ये जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो यूपीएससी करने के लिए जब मुखर्जी नगर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो 5 साल 4 साल तो हम लोग मेहनत करते हैं वहां भी बंद कमरे में। लेकिन क्या गारंटी है उसका जो आप यूपीएससी निकाल ही लेंगे? तो फिर हमारे घर वाले क्यों पूछते हैं क्या गारंटी है तुम स्टार्टअप बना ही लोगे? बना लेंगे तो ऊंची उड़ान उड़ाएंगे, नहीं बनाएंगे तो अनुभव मिलेगा, कहीं से जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ही तो ऑप्शन मिलेगा ना, या तो सीखेंगे या जीतेंगे, डूबेंगे तो बिल्कुल नहीं। हमारे पास, आप लोगों के पास भी अगर वैकेंसी निकालते होंगे तो देखते होंगे जो एमबीए सबका लड़का लड़की आपको रिज्यूम भेजती है 12-14 हजार के जॉब के लिए, और मुझे लगता है कि एमबीए करने के 10-15 लाख रुपए तो खर्च होता है। तो वहां ये चीज दर्शाता है जो जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। जिस समय आप लोग, शायद वो कहानी हम दोहराना नहीं चाहते हैं, यही एक एप्पल के आईफोन के, सर आपको शायद नहीं होगा पता, बता देते हैं। 2009 में हमारा शादी हो गया था। उस समय बाल विवाह का असर था, इंटर किए थे, तो शादी होने के बाद तो सब जिम्मेदारी समझ ही सकते हैं। जिम्मेदारी आया था उस समय सहरसा में एक पॉलिटेक्निक फील्ड है, वहाँ जॉब मेला लगा था। अलग अलग कंपनी, जो अभी जिसको एग्रीगेटर बोलते हैं, वो एग्रीगेटर जाके अलग अलग फील्ड में हायर कर रहे थे। तो चूंकि मेरा मैट्रिक 3rd डिवीजन था तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं था अच्छा जॉब का। हम उसको एक चपरासी के पद पे नौकरी था, किसी प्राइवेट स्कूल को एक मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए था, आम भाषा में उसे चपरासी बोलते हैं। उसी में हम वैकेंसी में अप्लाई किए थे और एसपी वर्मा रोड में इंटरव्यू था 12-15 दिन बाद। बड़ी भीगते हुए आए थे, पहली नौकरी और पहला प्यार बड़ी शिद्दत से लोग खोजते हैं, वो मेरा पहला नौकरी था। 15 दिन तक सर जगे रहे, रात रात भर यही ख्वाब देखते थे, नौकरी लगेगी, घर में पिताजी को, माँ को, बीवी को, सबको खुशी मिलेगी। चलो भाई कम से कम नौकरी तो मिला।
और वहाँ उस समय वो झोला में माँ लोग कपड़ा रखती थी, आप लोगों के माँ लोग भी रखती होगी, जब प्रेस नहीं हुआ करता था, एकदम खींची झोला में डाल दी, उसी में पैंट है, उसी में कपड़ा है, उसी झोला से निकाल के हम पहन के आए थे। तो मेरा गेटअप एकदम सही में देहाती टाइप का था, एकदम गवार टाइप का था। हम आज भी आए हैं तो सर से बहुत पहले मिले थे, तो सर का हम पैर छुए हैं, है ना। आज भी हम इस चीज को, अगर आपको लगता है जो हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन है, कभी सर आए तो हम पैर छुए, वही जाके हम वहां पे गलती कर दिए थे, वहां गए एकदम नतमस्तक हो गए, प्रणाम सर। बुझा गया लड़का पक्का देहाती है, ये क्या एमटीएस का काम करेगा। और जो पूछताछ होता है, नाम पता क्वालिफिकेशन, ये सब पूछने के बाद सर बैठे हुए थे, सर क्या 24-25 साल का लड़का था, ऐसे फोन उठाया, बोला इसका कौन कंपनी का है ये बताएंगे। हम तो पहला बार भाई देखे थे उस दिन आईफोन। उस समय सैमसंग का मोबाइल आता था, एंटीना लगा हुआ, नोकिया 1100 1600, यही सब गांव में चलता था। जिसके पास गांव में मोबाइल रहता था वो राजा होता था वहां का। गांव में जिसके पास मोबाइल था वो राजा था। हम बोले नहीं सर, हम तो नहीं जानते हैं कि ये आईफोन है और एप्पल कंपनी बनाती है। वो आज तक मेरे कान में गूंज रहा है, ये आईफोन है और एप्पल कंपनी बनाती है। वहीं पे पता चला मुझे ये आईफोन है। और आज अगर मेरे घर जाएंगे तो मेरी बेटी आईपैड पे वो प्रिंट करती है, क्या बोलते हैं उसको, स्केच बनाती है और हमको सिखाती है कैसे चलाना है। तो उस दिन जब हम वापस गए ना, तब हम अपना सारा सर्टिफिकेट लेके, माँ घट्टा रांध रही, घट्टा बनाती है ना गाय के लिए चूल्हा पे, उसी में जाके डाल दिए। और हमको जैसे ही डाले तो माँ का गाली सब तो पते हैं सबको, कैसे पढ़ाए कैसे लिखाए, ये क्या किया, पागलपंती है। तो हम एक ही शब्द बोले, जो हमको ये पता चल गया आज, जो आदमी को बड़ा बनने के लिए डिग्री नहीं, स्किल होना चाहिए। तो ये डिग्री का क्या करेंगे जब मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, इस डिग्री के बदौलत मुझे एक चपरासी की नौकरी नहीं मिली, तो इसका क्या फायदा। आप सोच सकते हैं एक बाप जो पहले वो पिताजी हमारे पहले भैंस चराते थे, तो जब हम लोग थोड़ा 4-5 साल के हुए तो दादाजी डेली गाली देते थे, जाओ बाहर कमाओ, बाल बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ाओगे कहाँ से। तुम जाके ट्रक के खलासी बने, वहां से फिर ड्राइविंग शुरू किए। तो एक ड्राइवर जो 90 रुपए दिहाड़ी पे कहीं गाड़ी चला रहा है, वो क्या ख्वाब देखता होगा, इस पैसा से बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, एक एक रुपए जोड़ के वो अपने सारे अरमानों को जो है सो ताक पे रख के। उस समय गांव में वो टायर होता है ना गाड़ी का, टायर का लोग चप्पल बना के पहनते थे गरीब लोग। वो चप्पल हमारे बाबूजी पहनते थे ताकि हम लोग स्कूल जा सके, हम लोग को किताब मिल सके, हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जा सके। वो त्याग के साथ जो पढ़ाई किए, उसमें मैट्रिक किए किसी तरह, वो त्याग एक चपरासी के पद लायक नहीं था। समझ रहे हैं ना हम कहना क्या चाहते हैं। ये इसलिए नहीं था, ये नहीं जो मेरे पास डिग्री था दूसरी नौकरी, मेरे पास स्किल नहीं था, हम सीखे नहीं थे, कुछ गांव से कभी निकले नहीं थे, दुनिया नहीं देखे थे। और वहां से शुरू हुई थी हमारी जिद और जुनून। तभी बार बार कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हम हमेशा सर कोट करते हैं। वो दशरथ मान जी पे एक फिल्म बना था, उस फिल्म का ये डायलॉग था, वो डायलॉग ही हिट कराया उस फिल्म को, जो दशरथ मान जी को बोल रहे हैं उस फिल्म में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे आप लोग स्टार्टअप, ये कहानी हम आपको इसलिए नहीं सुना रहे हैं जो हम सक्सेस हो गए, नहीं भाई, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो बहुत दूर तक जाना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कैसे अपने जिंदगी में निर्णय लेते हैं, अगर ये आपको बताने से आप थोड़ा सा कुछ अनुभव मिल जाए तो मुझे लगता है बड़ी बात होगी। क्योंकि लगता है ना कि बिहार को अब एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। अब हम बिहार के लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, ये तो छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली भी जाके हम बसाए हैं, मुंबई भी जाके हम बसाए हैं, बेंगलुरु भी जाके हम बसाए हैं। मतलब हम हमेशा लोगों को जाके बसाए हैं, अपने आप को नहीं बसाए हैं। क्योंकि लोग कहता है यहाँ रिसोर्स का अभाव है, बहुत सारी चीजें जो है, परिस्थितियां हैं विपरीत है। परिस्थितियां विपरीत है तो उससे लड़ेगा कौन।
किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना। अगर एक टाटा अगर प्लांट आके लगाएगी बिहार में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके, तो मुझे लगता है मैक्सिमम 10,000 लोगों को उस प्लांट में जॉब मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत हो गया। लेकिन वो 100 करोड़ रुपए अगर एक स्टार्टअप लगाती है ना, अलग अलग 100-150 स्टार्टअप, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। छोटा छोटा उद्यम अगर लगता है, तो आप देखे होंगे जो विनीता सिंह ऑन द मंच हमसे पूछी थी 10 साल बाद आप रोडवेज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम हवा दे सकते थे, हम ग्लोबली ब्रांड बनाना चाहते हैं, दे सकते थे कि नहीं, हवा देने में कुछ रखा हुआ है। हम क्या बोले थे उनको, हम बोले मेरा बहुत बड़ा ख्वाब नहीं है आप लोगों की तरह यूनिकॉर्न नहीं बनाना है मुझे, मैं 100-150 करोड़ रुपए का भी धंधा बना के किसी को सुपुर्द कर देता हूँ, अपने अगले जनरेशन को, किसी को भी। तो जहां से हम उठ के आए हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि उस घर में अगर 100 करोड़ की बात छोड़िए, लाख रुपए का बात अगर समाज में लोग कर रहे हैं, लाख रुपए मैं कमाऊंगा महीने का, तो लोग कहेगा रांची भेज दो इसका इलाज करवाने के लिए। उस परिवार से उठ के आना, ये कॉन्फिडेंस के साथ ब्रांड बिल्ड करना, और ये कह देना उनको कि मैं 100-150 करोड़ में भी संतुष्ट हो जाऊंगा, मीन्स जो मेरा ये नहीं है जो हमको एक कदम तुरंत यहाँ रखे दूसरा तुरंत वहां रखे, नहीं। 12-13 करोड़ का हमारा आबादी है बिहार का। ट्रेवल हर लोग करते हैं, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो। जिसके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर लगा हुआ है ना, वो भी रोडवेज बुक करता है। वो तो चले जाएंगे, लेकिन साला आएगा तो उसको कौन पहुंचाएगा, उनके पास समय है पहुंचाने का, जितना कल पेट्रोल जलेगा उनके गाड़ी में रोडवेज उनको पहुंचाएगा, हेडेक भी खत्म, ड्राइवर लेके जाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा। जो डॉक्टर आते हैं प्लेन पकड़ने के लिए, वो डॉक्टर अपना गाड़ी लेके नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है हम भी जाएंगे तो मेरा 2,000 का फ्यूल जलेगा, उससे अच्छा 2022 में टेंशन फ्री है ना, ड्राइवर वापस गाड़ी लेके आ रहा है, सही सलामत लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गाड़ी से बहुत प्रेम रहता है, वो किसी और को, जैसे हम अपना गाड़ी किसी और को नहीं देते हैं, हम कहते हैं कि सब भाई गाड़ी और नारी से दोस्ती नहीं, बाकी जो लेना है ले लो। क्योंकि वो जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रेम है अपने गाड़ी से, वो अगर खुद गाड़ी पे बैठा हुआ है तो जहां जाना है चले जाए, लेकिन वो अगर किसी को देना चाहे ड्राइवर को अकेले में चलाने के लिए, तो डर बना हुआ रहता है, आएगा तो कहीं स्क्रैच लगा के ना आ जाए, ठोक के ना आ जाए। तो हम उनको भी टैक्सी पे चढ़ा रहे हैं। तो रोडवेज का जो बेसिक अभी है वो है टैक्सी, लेकिन रोडवेज आ रही है बस में भी, रोडवेज आ रही है लॉजिस्टिक में भी। और आपको बता दें रोडवेज एग्रीगेट इन फ्यूचर भी नहीं करेगी, सारी फ्लीट हमारी अपनी होगी। तभी ना ये कहते हैं जो आपकी फ्लाइट मिस होगी तो अगली फ्लाइट में टिकट देंगे, आपकी ट्रेन छूटेगी तो डेस्टिनेशन तक हम पहुंचाएंगे, हमारी गाड़ी लेट पहुंचेगी तो राइड फ्री कर देंगे। ये कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? अभी आप देखेंगे जितना भी एग्रीगेटर मॉडल स्टार्टअप बिजनेस है इंडिया में, लाइक जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सारे एग्रीगेटर मॉडल डिक्लाइन हो जाएगा 4 से 5 साल में। रीजन उसका है पार्टनर्स का लॉयल ना होना। आप ये गौर करेंगे, अगर आप टैक्सी बुक करेंगे ओला से, तो कई बार ड्राइवर बोलेगा सर कैंसिल कर दीजिए ना, डायरेक्ट चलिए। ये फील किए हैं? पर क्यों ऐसा होता है जानते हैं? क्योंकि उसको लगता है ना कंपनी फ्री में मेरा 30% कमीशन ले रहा है। उसको पता ही नहीं है जो कस्टमर जो हम तक पहुंच रहा है इसमें कंपनी कितना खर्च कर रही है, उसको नहीं पता है। वो अगर उसका कॉस्ट निकालने लगे तो देखिए सारे यूनिकॉर्न लॉस में, सारे एग्रीगेटर मॉडल लॉस में, तो फिर वो पैसा जाता कहाँ है? वो कहता है तुम मेरा कमीशन खा रहे हो, बहुत ज्यादा ले रहे हो, वो कहता है नहीं हम इतना ही ले रहे हैं फिर भी लॉस में। तो एग्रीगेटर का लॉयल ना बनना मीन्स आपकी बिजनेस डिक्लाइन होने वाली है। और इसका सबसे पहला मूव किया है जोमेटो, वो क्लाउड किचन लॉन्च किया है। जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्यों है क्लाउड किचन का? क्योंकि जब आप किसी भी रेस्टोरेंट वाले से बात करेंगे या आप जोमेटो से खाना मंगाएंगे और डायरेक्ट जाके रेस्टोरेंट से खाना मंगाएंगे, तो दोनों का क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर रहता है। आप ये गौर करिएगा, कभी आपको अगर बिरयानी खाना हो
तो जोमेटो पे अगर 400 रुपए में देता है तो वही बिरयानी आप विजिट करके उस रेस्टोरेंट से उतना ही क्वांटिटी वही क्वालिटी 200 रुपए में ले सकते हैं। तो इनको लगता है जो हमारा जो एग्रीगेटर है, जो रेस्टोरेंट है, वो हमारे ऑर्डर पे क्वांटिटी भी कम करता है, क्वालिटी भी मैनेज नहीं करता है, तो मेरे बिजनेस को लेके डूब जाएगा। क्योंकि आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो क्यों आप जोमेटो से मंगाएंगे? मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे। कस्टमर ही तो हीरो बनाता है, कस्टमर ही तो विलन बनाएगा आपको। तो वो सोचा जो अब हम एग्रीगेटर को पैसा नहीं देंगे, वो मार्जिन हम कमाएंगे, और वो क्लाउड किचन सेटअप कर रहा है। मतलब खाना भी उसका, प्लेटफॉर्म भी उसका। तो जितना भी जोमेटो टाइप का बिजनेस मॉडल है अभी के समय में अपने बिहार में भी, वो लोग भी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो उनको इन्वेस्टर सलाह देता है, भाई तुम लोग क्लाउड किचन में आ जाओ, है ना। ये सलाह देते हैं। इसका रीजन यही है, जो आपका जो पार्टनर्स हैं जो सर्व कर रहा है वो लॉयल नहीं हो रहा है। अभी ब्लू स्मार्ट दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्लू स्मार्ट टीवी के सेक्टर में वो रिवॉल्यूशन है। टाटा का है। टाटा का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। वो बहुत तेजी से इसलिए बढ़ रहा है ना, वहाँ दिल्ली में ओला भी है, उबर भी है, मेट्रो भी है, बस भी है। ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई अभाव नहीं है दिल्ली में। फिर भी कैसे उसको गैप मिला, वो गैप कैसे ढूंढा जो इतना रैपिडली वो बढ़ रहा है? ये हमेशा आपको इन्वेस्टर कहता होगा ना, जो कॉम्पिटिटिव है कैसे उसको बीट करेंगे। भाई ये आपको क्यों बता दें कैसे हम बीट करेंगे? बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल दीजिए वहां, बताइए। तो ओला यूनिकॉर्न है, उबर बहुत बड़ी कंपनी है, कई ओला खड़ा कर सकता है उबर। उसके रहते हुए एक नई कंपनी आती है और वहां पे बड़ा बिजनेस बनाती है। ये एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं है जिस जो पहले से ट्रेंड में है उसका अगर कोई दूसरा उसी मॉडल का बिजनेस आए तो वो नहीं चला पाएगा। हम लोग को बचपन में कहा जाता था आदमी में नाटा और जूता चप्पल में बाटा और लोहा में टाटा। क्या इसके अलावा जूता चप्पल में कोई ब्रांड नहीं है? उससे बड़ी ब्रांड है, क्योंकि ये तो हमको पहले ही बताया गया था। जो बाटा का जूता चप्पल अच्छा होता है, टाटा का स्टील अच्छा होता है, स्टील में भी बहुत सारे ब्रांड है। तो ये जरूरी नहीं, वहां आप अपने कॉन्फिडेंस से के जैसे हम बोले ना देख लेंगे, ऐसे बोलिए देख लेंगे। आपका बिजनेस है, आप अगर समर्पित है बनाने के लिए, तो अगर वो हमको लगेगा जो नहीं चल पाएगा तो उसी को बोलेंगे बाबा तुम ही ले लो, हमको कुछ पैसा दे दो। अंत में उद्देश्य तो यही है ना, पैसा बना के जीत लेना। या तो आप सामने वाले से लड़िए, आप में क्षमता है तो, और नहीं क्षमता है तो जैसे नेता लोग पार्टी बदल लेते हैं ना पाला बचने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, उसमें कोई बुरा हर्ज भी नहीं है। आप भी अपना बिजनेस बचाने के लिए पाला बदल लीजिए, बोले लो भाई तुम उनको पैसा दे दो, और फिर उसी के पैसा से उसका कॉम्पिटिटर बन जाइए, फिर से खड़ा कीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस एक फाउंडर में होना चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना नींद और निंदा, इससे तो फाउंडर को हमेशा दूर रहना चाहिए। आपके पीछे क्या कहानी चल रही है, हर लोगों अलग अलग ओपिनियन है लोगों का आपके प्रति। अगर हम अगर किसी के एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेंगे तो विलन के रूप में देखेगा और आपको बाजार में प्रस्तुत भी करेगा विलन के रूप में। और अगर आप उसके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर गए तो फिर वो आपको हीरो के माफिक प्रचारित करेगा। तो अब आप ये निर्णय लीजिए कि आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं या अपने सपने को पूरा करने के लिए। अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो मेरा मानना है सबसे पहले आपको पागल बनना होगा। और पागल किसी की नहीं सुनता है, वो खुद का सुनता है। उसको लगेगा आपको कपाट फोड़ देना है तो फोड़ देगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। करता है ना गाँव भर में पागल सब, आता है बहुत सारा वीडियो रील से भी वायरल होता है, आया कोई बैठा हुआ है 4 घंटा दे दिया, बाद में मार खाया खाया। वही पागल आपको बनना होगा। हमको अगर कूदना है बाजार में हम कूदेंगे, बाद में देख लेंगे। रतन टाटा एक लाइन कहे थे, जो हम पहले निर्णय लेते हैं और फिर उसे सच साबित करने में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। हो सकता है हम जो निर्णय लेंगे वो गलत है, लेकिन उसको हम सच साबित कर सकते हैं काम करके। रास्ता बदलना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। तो बड़ी अच्छा लगता है अपने बिहार में स्टार्टअप को लोग अब समझते हैं। श्रेय तो हम पहले ही बता दिए वेंचर पार्क को जाता है, क्रेडिट बहुत सारे लोग आएंगे करेंगे। एक चीज हम हमेशा कहते हैं सारे स्टार्टअप्स को, अगर आपके पास समय है तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने वेंचर के बारे में सोचिए। बहुत ज्यादा जो
हर प्रोग्राम में जाके अटेंड करते हैं, इन सब चीजों से बचिए। टाइम स्पेंड जो आप कर रहे हैं एक एक मिनट बिजनेस बनाने में कीजिए, और ज्ञान भी वही जाके बैठ के लीजिए जहाँ अच्छे और अनुभवी लोग बैठ के दे रहे हैं, है ना। उससे जैसे सर लोग का जो इकोसिस्टम है, हम क्या बोले, अगर अभिषेक जी नहीं रहते DIA में, वेंचर पार्क में, तो मुझे आज भी पता नहीं चलता कैग क्या होता है। उनसे पता चला कैग का मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, हमको खुद पता नहीं था। हम अपना बैलेंस शीट जमा किए थे सर, उसमें आप भी थे। जो पहला इंटरव्यू हुआ था हमारा, सिलेक्शन हुआ था टीम में, सर भी थे सिलेक्शन टीम में, आप भी थे सर, तीनों लोग थे उस समय। और सेलेक्ट यहीं से सेलेक्ट हुआ था जिस समय 32 स्टार्टअप चयनित हुआ था 2017 वाला लिस्ट में, 32 स्टार्टअप। उस याद रखे हुए हो हम लोग सर, हम हमेशा हर चीज को हम एक बुक लिख रहे हैं, मतलब वो बुक इसलिए नहीं लिख रहे हैं जो मैं बहुत फेमस हो गया, बड़ा आदमी हो गया। मैं उस बुक में ये बताना चाहता हूँ जो धंधा बनाने के लिए पैसे की नहीं, कलेजे की जरूरत होती है। वाह, बहुत सही बात। और उस बुक का टाइटल है द पागल। उसको पब्लिश हम तब करेंगे जब रोड पे 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे किसी एक को एग्जिट देंगे। पैसा तो नहीं लेना है, एग्जिट ही ना देना है अर्ली स्टेज के जो है, तो जिसको 100 करोड़ की वैल्यू पे एग्जिट देंगे उस दिन उसको पब्लिश करेंगे। और चूंकि कोरोना बहुत कुछ सिखाया है, जो कभी भी आदमी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तब हम अपने वाइफ को बोले हैं सर, जो इस कहानी को एक था पागल करके पब्लिश करना, नीचे में टैगलाइन लिखना, उनकी अधूरी कहानी, ये किताब रोडवेज को ऊंचाई पे लेके चला जाएगा। थोड़ा देर में लगाते हैं आप। तो जब आप कनेक्ट होता है ना आपका ब्रांड लोगों के इमोशन से, और लोगों को लगता है कि नहीं ये मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, तो आपका कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट लो हो जाता है। और कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट लो होने का मतलब है आपका फंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पैसा उसी पे जाता है, सबसे ज्यादा खर्चा उसी पे जाता है। कई लोग कहते हैं, देखे एक दो स्टार्टअप ही है बिहार के, उनको देखे जो फेसबुक पे कमेंट किया हुआ था रोडवेज, एक ये इंडिया टुडे का परसों एक रिपोर्ट आया है, उसमें इंडिया के टॉप 10 क्रिएटिव स्टार्टअप में रोडवेज को शामिल किया है। उसके नीचे में एक कमेंट जाता है, बिहार का स्टार्टअप है, दुर्भाग्य देखिए सर, प्यार आपका बहुत तगड़ा है। हम बोले भाई आपको कौन रोका है, आप भी तो करो, प्यार तो होना ही चाहिए कंपनी का, पब्लिक रिलेशन तो बहुत जरूरी है। और संजोग ऐसा है जो हमारी कहानी इतनी अच्छी है जो मुझे प्यार पे 1 रुपए खर्च नहीं करना पड़ता है, चाहे वो इंडिया टुडे छापे, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स छापे, हर एक बड़ा न्यूज पोर्टल पे, चाहे आज तक हो, महीने में एक बार जरूर दिलखुश कुमार घूमता है। छोटा सा अचीवमेंट मिलता है, फेसबुक पे डालते हैं सर हमारे साथ कनेक्ट है, हम रात को एक कुछ ना कुछ हम डाल देते हैं, और वहां से उठता है और वो मीडिया में ये हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि अब उन लोगों को लगता है ना, जो बिहार के लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम अगर उस जगह बैठे हुए हैं मीडिया हाउस में, और ये बिहार का बच्चा कोई मेहनत कर रहा है, तो हम तो पैसा नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा पुटअप कर देते हैं, हमारे हाथ में जो है वो हम दे देते हैं। लेकिन उन्हें लगना चाहिए सर यहाँ बैठे हुए हैं, गाइडेंस करते हैं स्टार्टअप को, आप लोगों को सुनते हैं, आप लोगों के प्रॉब्लम को वहां तक पहुंचाते हैं, तो इन्हें भी लगना चाहिए नहीं एक्चुअल में आप लोग काम कर रहे हैं। अभी हालात ये है, जो अगर देखेंगे तो बिहार में 2-2.5 हजार स्टार्टअप काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस 15-20% ही है परफॉर्मेंस, बाकी वही एक वेबसाइट और ऊपर में CEO और फाउंडर, बस यही लिखा हुआ है उसका इंट्रो में। सिर्फ उससे धंधा नहीं बनेगा। आप अगर ये कह रहे हैं ना, जो हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं बिहार सरकार से 10 लाख रुपए लेने के लिए, और जब मिलता है तो तावा पे मछली फ्राई करके उसको खा के हजम कर, एग्जाम्पल दिखाएंगे हम, कुछ नहीं कर पाता है, एग्जाम्पल है सर, वो पैसा खत्म हो गया। जबकि उस 10 लाख रुपए से कुछ बड़ा बन सकता था। हमें जो सर लोग दिलवाए थे उस समय 5.5 लाख रुपए हम बिहार सरकार से लिए थे, सर लोग दिलवाए थे स्टार्टअप में, उसी पैसा से उस समय आर्य वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ी थी, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके।
उसी से मोबाइल एप्लीकेशन बना था, उसी से विज्ञापन हुआ था। तो उसमें श्रेय तो बिहार गवर्नमेंट को भी जाता है, और उस इकोसिस्टम तक ले जाने के लिए वेंचर पार्क को जाता है। तो अगर हमें पैसा मिलता है तो हम खर्च कहाँ करें उस पैसा को, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है, एग्जैक्ट कहाँ करें। जैसे अगर हमारे पास 100 बीघा का प्लॉट है और मेरे पास बीज जो है सिर्फ 1 कट्ठा में बोने के लिए है, तो मेरा धर्म कहता है पहले ये पता लगाओ तो किधर की भूमि ज्यादा उपजाऊ है, हम उधर ही दाना डालेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना ही है, लिमिट में ही है। उगेगा तो हम बढ़ेंगे, नहीं उगेगा तो डूब जाएंगे। क्योंकि वो 10 लाख इस चीज की गारंटी नहीं देती है जो आप धंधा उससे बना ही लेंगे या अगला इन्वेस्टमेंट ले ही आएंगे, कोई गारंटी है उससे। वो आपको तो दे रहे हैं जो आप अपने बिजनेस को, आपके मन में जो चल रहा है उसको आप एग्जीक्यूशन करके धरातल पे ले आएंगे, धीरे 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 आगे बढ़ना। तो फोकस तो एंड ऑफ द डे फाउंडर्स को ही करना है। और हम कहते हैं, हम हमेशा लोग नहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, पता नहीं, हम कहते हैं संडे को एक दिन, चाहे वो सफल फाउंडर हो और असफल फाउंडर हो, जिन्होंने भी बिहार में 4-5 साल अपने आप को झोंका है ग्राउंड जीरो पे, उनसे समय लीजिए, उनके साथ आधा घंटा बैठिए, उनके साथ 15 मिनट बिताइए। नहीं दे रहा है समय तो जी हजूरी कीजिए, भैया प्लीज, भैया प्लीज। क्योंकि हो सकता है उनके पास भी टाइम ना हो, लेकिन आप भैया भैया 2-3 बार करेंगे, मजबूरी में वो 1 घंटा बैठ जाए आपके साथ, उस 1 घंटा से ज्ञान मिलेगा। अगर आपके पास गुण है ना, तो उसे निखारने के लिए गुरु की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। वही गुरु आपके उस गुण को निखार सकते हैं। जैसे हम अपने जीवन में अरविंद झा सर को कहते हैं, वो मेरे लिए गुरु है। वो अगर हमको उस दिन एक बार भी हिंट करते, नहीं दिल को सहारे हुए जिद मत करो, तो हम नहीं करते। वो बोले तुम बना लोगे, इससे बड़ा बना लोगे। और ईश्वर का कृपा देखिए, ईश्वर का कृपा करिए, अपना मेहनत करिए, सब लोगों का प्यार करिए, रोडवेज बड़ा बन गई, और बहुत रैपिडली बड़ा बन रही है, बहुत कम समय में बनी है। ब्रांडिंग भी हुआ है, काम भी धरातल पे हुआ है। आप लोग भी अब कहीं निकलते होंगे तो रोडवेज की गाड़ी देखती होगी, क्योंकि रोडवेज की सारी फ्लीट अब अपनी लीज मॉडल की, सर रोडवेज एग्रीगेट नहीं करती है। अभी 3 गाड़ी के लिए हम पिछले साल गए हुए थे HDFC में, कंपनी का अकाउंट था, वो बोला 3 साल का आप हमको बैलेंस शीट दीजिएगा तभी करेंगे। और शार्क टैंक शो लाइव होने के बाद HDFC का रीजनल मैनेजर झारखंड से चल के रोडवेज के ऑफिस पे पहुंचे, बोले 400 गाड़ी हम आपको देंगे, आप 2 साल का हमको दे दीजिए। ये कब पॉसिबल हुआ? प्रॉब्लम तो है, आप गिनाइए मत जो समस्या ये आ रही है, आप उसको ब्रेक करके आगे बढ़िए ना, सॉल्यूशन खुद ब खुद आएगा। हम अगर वो 3 गाड़ी हमको डिनाई कर दिया था देने से, उस दिन हम ट्राई करना छोड़ देते तो आज वो 400 गाड़ी का ऑफर मुझे देता ही नहीं। हम प्रूव किए अपने आप को नहीं, हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, और अच्छे अच्छे लोगों का साथ है, सहयोग है, टीम में स्किल्ड लोग हैं। तो अंततः इसको यही खत्म करते हैं, बहुत समय ले लिए, बस इतना ही कहेंगे, अगर बिहार को बदलना है तो यहाँ हजारों दिलखुश कुमार चाहिए, हजारों कॉन्फिडेंस से मुस्तैद फाउंडर्स चाहिए। वो फाउंडर्स नहीं जो सिर्फ फाउंडर्स लिखते हैं, वो फाउंडर्स जो अंततः मैदान में टिके हुए रहे और लगे रहे। तो बाकी आप लोग बिहार के बदलते तस्वीर हैं, और हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर में आएंगे ना, जो अभी अगला 5 साल में, ये अगले पिछले आगे जो 5 साल आएगा ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा राह का एक ये बनेगा, रास्ता बनेगा। तो वो लोग भी आएंगे। अभी जो एक ट्रेंड चलता है ना, जो 32-33 साल हो गया, पुनाई चक में डेरा लेके बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, तैयारी कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, वो ट्रेंड खत्म होना चाहिए। वो ट्रेंड जो है, मतलब पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य लोग सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं। स्लेट पेंसिल देते समय हमारे माइंड में सेट किया जाता है तुमको पढ़ा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, और जब मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है बाल पक जाने तक, तो मुझे लगता है मैं तो फेल हो गया, वो मेरा गोल था। नहीं भाई, वो तुम्हारा गोल नहीं था। ये तभी सेट होगा जब पिताजी बोलेंगे किसी बच्चे को, जो देखो फलाना का बेटा एंटरप्रेन्योर है, उनको एंटरप्रेन्योर समझ में आने लगेगा। और ये तब आने लगेगा जब आप लोगों को टीवी पे देखेगा, अखबार में पढ़ेगा,
आप लोगों की सफलता की कहानियां सुनेंगे, तो वो खुद बोलेंगे अपने बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनो। तो वो ये कहेंगे तुम नौकरी करोगे बेटा तो बहुत ज्यादा तो होंडा सिटी चलोगे, स्कॉर्पियो चलोगे, सफारी चलोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे तो ऑडी, BMW, मर्सिडीज तो जरूर चलोगे। और वो आप लोगों को दिखाना है। ये जिम्मेदारी मिली है हम लोगों को, इस जनरेशन के यूथ को। 5 साल हम लोग मेहनत करें, 7 साल मेहनत करें, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए यहाँ के क्रिएटिव लोग जो हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, उनको अपना एफर्ट यही लगाना पड़ेगा। हमारे पास मजदूर भी है, स्किल्ड लोग भी हैं, बस उसको यूज करने के लिए एक फाउंडर्स चाहिए, डेडिकेटेड फाउंडर्स। आप लोगों को बधाई और बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का आभार। पहले भी इनके बदौलत खड़े हुए हैं और आज भी इनके बदौलत ही लोग चल रहे हैं। चलिए, ये बिल्कुल जी हम लोग से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, और हमको लगता है कि आप लोग के मन में अगर कुछ प्रश्न हो तो ये शेयर कर सकते हैं। हम लोग इनका शुरुआत जीरो से देखे हुए हैं, जीरो से हीरो, रियल मायने में इनको आप बोल सकते हैं। तो आप लोग का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। लालू कुमार है। आते रहिए सर। का बात कर रहे थे कि मतलब जैसे होता है जो सर्विस पार्टनर होते हैं वो सही बात है कि विश्वास नहीं करते, जो 20% 30% हम लोग लेते हैं उसको लगता है कि फिजूल का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे थे कि विश्वास उसको दिलाना होगा, ये विश्वास कैसे दिलाया जाएगा? देखिए क्या है ना, जब अपने घर में आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वहां के लोगों को हायर करते हैं, लोकल एरिया के, वो वहां का दादा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आप उस पे नियम कानून लागू नहीं कर सकते हैं। उसको अगर पसंद नहीं आया तो आप उलझिएगा ना तो डंडा उठा के कपार फोड़ देगा। तो एक्चुअल में फैक्ट है, ये ग्राउंड जीरो की हम बता रहे हैं। यही लोग अगर बाहर जाके काम करेंगे, वहां उनको डर होता है, हम बाहर में हैं, पुलिस केस हो जाएगा, या बांध के घर में बंद कर देगा, जब तक मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक निकालेगा। तो यहाँ जो आप एग्रीगेटर मॉडल पे काम करेंगे और उसे पता होगा जो आसपास की ही कंपनी है, इसकी औकात ही छोटी सी है, हमेशा लोगों को वो जो है ना, वो जब आपके साथ कनेक्ट होता है तो एक्चुअल में इमोशन उसका नहीं जुड़ता है आपके साथ। वो पैसा बनाने के लिए, हर आदमी पैसा बनाने के लिए कनेक्ट होता है, चाहे वो हमारा ड्राइवर हो, चाहे आपका वो वर्कर जिसको आप हायर करके कहीं और भेजेंगे। उनके मन में यही रहता है कि ये दलाली खा रहा है 20%, आम भाषा में समझिए। उनको ये विश्वास दिलाना होगा जो भाई हम तुमसे दलाली नहीं खा रहे हैं, तुम जो 5,000 रुपये महीना कमा रहा था ना, ये तुम्हारा हम 15,000 रुपये महीना करेंगे। अगर तुम इससे ज्यादा कमा सकते हो तो तुम स्वतंत्र हो, और नहीं कमा सकते हो तो ईमानदारी से मेरे साथ काम करो। 100 लोग आएंगे, 10 फिल्टर करके निकालिए, 90 जैसे है वैसे रहेगा, नहीं बदल सकते। वो गांधी जी बोले थे खुद को बदल लीजिए, दुनिया नहीं बदलने वाली है। तो आप खुद के मॉडल को बदल लीजिए। हम लोग एग्रीगेटर मॉडल पे इसलिए नहीं सीख रहे, ड्राइवर हमारी है, हम उसको सैलरी देते हैं, गाड़ी किसी और का है, लीज किए हुए, तो ड्राइवर तो जा ही नहीं सकता डायरेक्ट कस्टमर के पास, क्योंकि गाड़ी तो हमारी है, उसको तो जाने के लिए हमसे परमिशन चाहिए। और उसको वेतन इतना देते हैं सर, एक बात बताना भूल गए, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तीनों स्टेट में ड्राइवर को अगर सबसे ज्यादा कोई वेतन देती है तो रोडवेज देती है। आज भी ड्राइवर को 12,000, 14,000, 15,000 ज्यादा कहीं नहीं मिलता है, रोडवेज 22,000 तक वेतन देती है। और फैसिलिटी अगर कभी आइएगा जहाँ ड्राइवर का रेसिडेंस बना है, वहाँ एयर कंडीशन लगा हुआ है। तुम आओ, गाड़ी पार्किंग में लगाओ, कोई और गाड़ी वॉश करेगा, क्लीन करेगा, तब तक तुम जाके आराम करो। जहां जहां हम लोग रेस्ट हाउस बनाए, फुल सुविधा, ताकि उनको अब फील कराते हैं हम तुम्हारे बीच से निकले हुए हैं और तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। वो मेरे साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। और जब लगता है जो काम करने वाले लोग नहीं है, उसको उसी समय तक हटा देता है। क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बाजार में जाके बोलेगा कि रोडवेज का रोडली व्यवहार है, और कुछ तो नहीं बोलेगा। यानी आपका कहना है कि उनको फर्स्ट तो इमोशनली वैसे बिल्कुल है, एंड सेकेंडली उसको वैसा फैसिलिटी देना। बिल्कुल, उसको ये लगना चाहिए जो तुम हमको छोड़ेगा तो इससे ज्यादा कहीं नहीं कमा सकते हो, तभी वो आपके कंडीशन पे रेडी होगा काम करने के लिए। मुझे अगर ये लगेगा कि मेरी औकात है 1.5 लाख रुपए महीने सैलरी की, और मुझे कोई 3 लाख रुपए महीने सैलरी ऑफर करेगा, तो जो ऑफर किया है ना उसके प्रति हम लॉयल रहेंगे। तब तक लॉयल रहेंगे जब तक मुझे ये नहीं आभास हो जाए मुझे कोई और अगला बंदा 4 लाख देने वाला है। जब तक
जिस दिन हमको ये ऑफर मिल जाएगा ना, जो कोई 4 लाख भी दे सकता है, तो फिर मेरी लॉयल्टी खत्म हो गई। दुनिया पैसा का दीवाना है, सीधा सा समझ लीजिए। उसको कैसे ब्रेक करना है, ये प्रॉब्लम है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये आप पे निर्भर करेगा, आपके मॉडल पे निर्भर करेगा। माइक ले लो, माइक ले लो। गुड इवनिंग खुश जी। बहुत अच्छा है एक्चुअली कि सबके सामने आके कोई अपना हिस्ट्री बताता है, तो वो हमको इमोशन करता है, हमें वो बूस्ट करता है कि आगे करना है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक से तो नहीं होगा, कई लोग को ऐसा करना होगा तब जाके बिहार आगे बढ़ेगा। हम बहुत सुने हैं आपके तरह की बिहार में बहुत कुछ है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ, एक दिन जरूर कर देंगे हम लोग भी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने 2017 में सोचा कि चलो ठीक है ऐसा बनाएंगे, बिहार में लोग ज्यादातर बाहर चले जाते हैं पढ़ के, तो आपने वो कैसे सेटअप किया टीम को कि आप यहीं पे डेवलप किए चीजों को, आप खुद कर रहे होंगे शायद, तो वो चीज थोड़ा सा बन जाती है। देखिए, मेरा तो इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। हम जो इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं इसके पीछे में आग कितनी लगी हुई है। अगर किसी आदमी के पीछे में आग लगी है जो बड़ा करने का, बढ़ने का, वो टीम में आपका बहुत बेहतर साबित हो सकता है। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप इंप्लॉय नहीं, टीम बनाइए। और टीम बनाने के लिए आपका जो आदमी, आपका जो बंदा आपके साथ काम कर रहा हो, वो 9 to 6 PM वाला ना हो। आप, हम रेसिडेंशियल रखे हुए हैं सगुना मोड़ में, वहां हम 6 फ्लैट लिए हुए हैं, एक में ही हम रहते हैं। 5 में अपने सारे जो टीम मेंबर है ना, उनके लिए फैसिलिटेट करके रखे हुए हैं। सुविधा उनको सारा दिए हुए, काम वो 14 घंटा करता है, 15 घंटा करता है। और वो तब उनको लगता है जब उनको रिजल्ट दिखता है, जो नहीं ये कंपनी में हमारा भविष्य सिक्योर है, हम बड़ा बन सकते हैं। वो अगर कहीं MNC में जाएगा तो उसको एक डिपार्टमेंट में जॉब लगा तो सिर्फ उसी का एक्सेस उसको मिलेगा। अगर कोई डेटा एनालिसिस करता है तो सिर्फ डेटा का एक्सेस मिलेगा उसको एनालिसिस करने के लिए। लेकिन एक स्टार्टअप उसको स्किल्ड बनाता है, उसको हर चीज का एक्सेस देता है। ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है, टेक टीम कैसे काम कर रहा है, सेल्स कैसे काम कर रहा है, मार्केटिंग कैसे हो रहा है। उनको ये फील ही नहीं आता है हम कहीं जॉब कर रहा है। तो अगर आप, ये तो लालू जी हमारे ऑफिस गए हुए हैं, हमारे ऑफिस का कल्चर वो बताएंगे। किसी को पता ही नहीं है कि हम कंपनी के CEO हैं। एकदम भाई के तरह काम होता है, एक थाली में सब खाता है। इतने लोग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल एम्प्लॉय हो, मेल एम्प्लॉय हो, सब साथ में, मतलब एक तरह, किसी को किसी के प्रति द्वेष ही नहीं। ये कल्चर आपको बिल्ड करना होगा और ये टफ है। 100 लोगों को आप पकड़ेंगे ना, तो 1 महीना में पता चलेगा जब ये जो 100 लोगों को पकड़े, इसमें 10 कौन सा ऐसा लोग है जो मेरी टीम में आ सकता है। बाकी 90 जो है उसको कल जोड़ लीजिए, वो ये बड़ा बन जाएंगे, फिर आपको हम बुलाएंगे। बड़ा बनाने के लिए मुझे सिर्फ इन 10 लोगों की जरूरत है। कुछ चीजें, कुछ निर्णय ऐसा होता है ना जो आपको लगेगा ये निर्णय नहीं लेंगे ना तो लोग क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा। हमारी जिंदगी है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, हमारे सपने हैं, हम उसको पूरा करेंगे। अगर हम बर्बाद हो गए तो लोग थोड़ी आएगा हमको आवाज करने के लिए। तो हम डिसीजन लेने में लोगों का क्यों रखे, जो वो बाजार में मैसेज किया जाएगा, संदेश किया जाएगा, फायर कर दिए, फायर कर दिए। मुझे टीम चाहिए, एम्प्लॉय नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी है, आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप करिए। सैलरी आप महीने, साल में 4 बार ग्रो कीजिए ना, हम करते हैं। 12,000 में ज्वाइन किया था, 32,000 ले रहा है, 2 साल हुआ है। सोचा ही नहीं था जो 12,000 में ज्वाइन करेंगे, कोई कंपनी 2 साल में 32,000 रुपए सैलरी करेगा। तो उसको दिखाइए, दूसरे को मोटिवेट, उससे मोटिवेशन मिलता है। नहीं, यहाँ ग्रोथ के हिसाब से सैलरी है, जैसा परफॉर्मेंस वैसा सैलरी। धन्यवाद। आज पहली बार तो हमने रोडटेक का नाम सुना आपके माध्यम से। तो मैं अभी रैपिडो में एज अ बाइक चला रहा था। आप कस्टमर को बोलते हैं कि कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट चलेंगे, ईमानदारी से बोलिए। कैंसिल आज तक तो हम तो ऐसा कभी सोचते भी नहीं है। जस्ट मतलब अभी कुछ ही दिन चला है, कुछ में भी कुछ कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हो गया, तो नहीं आगे कुछ कर पाया। अभी तो नहीं रेगुलर चला रहे हैं।
तो हम ये अभी करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टार्टअप सोच है, बहुत जैसे सोशल मीडिया है हमारा, तो सोशल मीडिया का यूजफुल नहीं हो पा रहा है, जैसे कि हमारा कंट्री ग्रोथ हो या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी चीजें हैं वो सही से काम नहीं कर पा, तो उसका यूज नहीं, मिसयूज हो रहा है, मतलब सिर्फ एक चर्चा का भी केंद्र हो जा रहा है। तो हम एक चाहते हैं कि एक फेसबुक जैसा और एक्स जो ट्विटर था एक्स है, तो उस तरह का एक प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और ये कोर्ट से कनेक्टेड हो, जैसे कि अभी बहुत ही अनुशासित मर्यादित एक प्लेटफॉर्म सब सालीन लोगों का एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं, जैसे कुछ भी हो तो जस्ट उससे एक क्लिक में ही उनको जो है कोर्ट में या फिर कोर्ट के माध्यम से अगले व्यक्ति को जाए, ताकि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकतंत्र का एक पूरा ढांचा है कि जिनका कोर्ट को ही ये अधिकार है कि कौन क्या गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट या देगी। तो हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो यूज हो और एक सर्वशालीन समाज का हम लोग निर्माण कर पाए, तो वो हम करना चाह रहे हैं। तो आपसे हम सहयोग चाह रहे हैं कि आपका कुछ सुना मैंने, काफी टेक्निकल टीम आपने बैठा कर और कैसे कैसे, तो उस पर सर थोड़ा हमें गाइड करेंगे। आप जो प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, एक तरह से समझिए सोशल मीडिया को आप अलग वर्जन में बना रहे हैं, उसका ऑडियंस अलग होगा, लीगल से इशू से होगा, यही सब सही समझ रहा है ना? जी तो और उसमें आपको चाहिए बेस्ट टेक, क्योंकि वो कंप्लीट टेक का पार्ट है। हाँ और बड़ा बनाने के लिए चाहिए रेवेन्यू मॉडल, क्योंकि उस कंपनी में टेक बेस्ड कंपनी जो है आपका, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और इन्वेस्टर को आपको दिखाना होगा कि हम रेवेन्यू कहाँ से बनाएंगे। जैसे अभी इन शॉर्ट है वो अजहल सर, उनका जो है इन शॉर्ट और एक पब्लिक ऐप है, तो उनका हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे थे, लगभग 100 करोड़ का उनका रेवेन्यू है, मतलब एड से रेवेन्यू आता है उनका, और शायद 350 करोड़ का उनका खर्च है, तो 250 करोड़ का लॉस है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो उस पर एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में जो देखने को मिला, जो सोशल मीडिया का जो एडवर्टाइजमेंट था, जो पहले जो कमाता था लोग, यूट्यूबर को पकड़ लिया, उसको पैसा दिया, तुम मेरा विज्ञापन चलाओ, या छोटे छोटे चैनल को पकड़ता था, अब लोग शिफ्ट हो गया है सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। ये 3 जगह जो है, जो बड़ा ऑडियंस है जो एडवर्टाइजमेंट देता है, वो शिफ्ट हो गया। आप देखते हुए इंस्टा चला रहे हैं, बहुत सारा वीडियो स्पॉन्सर में आ रहा है, पोस्ट स्पॉन्सर में आ रहा है, वहां से रिजल्ट आता है, उसको कंपनी वही पैसा डालती है जहां से उसको आउटपुट आएगा। तो वो देखता है, जो इंडिया में तो आदमी जो है सो इंस्टा पे एकदम रील बनाने में कायल है, बहुत सारे फैन फॉलोइंग है लोगों का, बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, वो लोग ले रहे हैं। तो आपको ऐड कौन देगा? आपको तो ऐड से ही पैसा जनरेट करना है ना उसमें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इंडिया में नहीं चलेगा, ये अभी भी। सब्सक्रिप्शन नहीं, ये जस्ट जैसे सर हमारा ये बेसिकली इकोनॉमिकल ये साइट होगा, जैसे अभी तो है कि आप एक जस्ट फ्री में मतलब कर लिए, बाकी जो डेटा का रेवेन्यू है जितना यूज करते हैं ऑटोमेटिकली लोगों वो को आप एक बार बना लीजिए, 2 मिनट में नहीं होगा, आप जब बनाएंगे तो थोड़ा एनालिसिस हम भी करेंगे, पार्ट हम देखना चाहेंगे जो आप कहाँ से रेवेन्यू को ऐड कर रहे हैं। रेवेन्यू सर ऐसा होगा ना कि जैसे कि अभी हम लोग फेसबुक में जैसे कि जस्ट लॉग इन कर लेते हैं, अभी तो हम सोचे थे कि शायद ये आपको एलन मस्क जी ये एक्स बना रहे हैं तो सिक्योर करेंगे, कुछ और भी हमारा जो सोच है उसको बहुत सा सुझाव दिए भी थे ट्विटर पे, लेकिन उसको वो चीज लाए नहीं, और उल्टा क्या कि टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है आम यूजर के लिए समाप्त कर दिए, मतलब हैकर को दे दिए सारा कुछ ये। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल सिक्योर डेटा हो, सिक्योर हो, और हर जैसे हर कंट्री का, जैसे कि हर कंट्री का जो एक सुनिए ना, आपका एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, अलग से वो आप एक बार बैठिएगा, हम लोग के साथ भी बैठिएगा, काफी कुछ आपको गाइड करेंगे इसके ऊपर में। दिलखुश जी तो अपने बिहार के ही है, तो ये तो पहले ही वचनबद्ध है इसके लिए। और अगर किन्हीं मित्रों का कुछ प्रश्न हो, हाँ बिल्कुल पूछिए। हमें भी कुछ पूछना है सर, तो तुम लोगों का हो जाए तो कुछ सर से बात करनी है हमें। हाँ कुंदन जी, आपको लेते हैं 2 मिनट में, आपको ही लेते हैं। ओके। सर जैसा आपने कहा कि पहले
उसकी शुरुआती दिनों में खुद से ही काम किया था, खुद से टैक्सी चलाई थी और बहुत सारे काम। तो मतलब कब ऐसा लगा आपको कि मुझे अब टीम बिल्ड करनी चाहिए, चाहे मैं अपने आप से, मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना। जब हम टैक्सी चला रहे थे ना, तो जिस दिन स्टार्टअप बिहार का लिस्ट में पब्लिश हुआ था, तो शायद उस दिन मौर्या होटल में सर था, अनाउंस हुआ था, पहला वाला जो लिस्ट जारी हुआ था। तो प्रोग्राम था, तो हमको भी मिल गया था वेंचर पार्क से। लेकिन मेरे पॉकेट में इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने कार में पेट्रोल डाल के पटना आऊं। तो समय 300 किलोमीटर घूम के आना पड़ता। हम एक राइड में गए हुए थे, नेपाल बॉर्डर में है भीमनगर। वहाँ हीरो होंडा के शोरूम का कोई विजिट करने के लिए, और हीरो होंडा से कोई उसका वर्कर आए थे। तो वहाँ हम ऐसे बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे आज वहाँ लिस्ट जारी होगा। वहाँ भी सोच लिए थे कि नहीं, मेरा नाम नहीं आएगा, क्या खूबी है हमें जो आएगा। और वहाँ ऐसे बैठ के बस मोबाइल, स्मार्टफोन लेके लिए थे, व्हाट्सएप चलता था। और उसी समय अभिषेक सर का कॉल आता है BIA से, जो दिलखुश बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया स्टार्टअप बिहार में। उस दिन जो मेरे जीवन का खुशी था ना, मतलब क्या बताएं, परिवार के साथ नहीं थे, वो हम अभी भी फील कर सकते हैं। जो सोच ही लिया था नहीं ये सब नहीं होने वाला है, खुद करना है, तो वही दिन, पहला दिन मुझे लगा था कि मेरा कोई अचीवमेंट है। उसके बाद एनर्जी बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, गिरते गए, सीखते गए, गिरते गए, सीखते गए, चलते गए। तो चैलेंजेस लाइफ में है, ऐसा नहीं है, नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना, हर आदमी, आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी के पास चैलेंजेस नहीं होगा? उनके पास भी होगा। एलन मास्क का कॉम्पिटिटर यहाँ बन रहे हैं, उनके पास चैलेंज नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हर आदमी को डेली लर्न करना है, वही आपका सबसे बड़ा अर्निंग है। आपको बाजार को लर्न करना है। अगर आप व्यापार में है तो आपका मालिक बाजार है, आपको बाजार को ही पढ़ना है और डेली उसमें इम्प्लीमेंट करना है। रात में आप सोचे हैं कल हमको क्या इम्प्लीमेंट करना है, कल आप बाजार में आएंगे, आपका सोचा हुआ विफल हो जाएगा, तब तो कुछ और आ चुका होगा। ये तो अध्ययन की चीज है, बाजार को, अपने यूजर को, उसके रिक्वायरमेंट को। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आप जानते हैं हम लोग कई बार आपसे मिल चुके हैं और एक तरह से आपको मेंटोर भी देखते हैं, कभी कभी जब हमें जरूरत पड़ती है तो आपका वीडियो वगैरह देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी आप जैसे जानते हैं कि हम लोग IT में हैं और यूएस पे काम कर रहे हैं, ऐसा क्या तरीका है कि हम कम टाइम में, मतलब इजी तरीके से हम कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुंच सके? क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि हम कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा कस्टमर का जो कैटेगरी एकदम डिफाइन है कि हमको बस इसी तक पहुंचना है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तक ही पहुंचना है, वर्किंग प्रोफेशनल, बट कैसे पहुंचे वो समझ नहीं आता के लिए। कैसे, मतलब अगर हम इंस्टा पे भी वीडियो डाल देते, यूट्यूब पे डाल देते, तो वो पता चलती वो नहीं दिखता। उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगेगा इंस्टा वाला पे, क्योंकि सबसे बेहतर मार्केटिंग का टूल सभी इंस्टाग्राम ही है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। उसमें ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं आप, अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको पकड़िए। वो मतलब होता है ना, कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए, कोई और मुद्दा पे बात करने के लिए, उससे भी टारगेट डिफाइन होता है, आप किस ऑडियंस को टारगेट करने वाले हैं। तो एड वाला किसी को पकड़िए जो बढ़िया यहाँ पे डिजिटल, ऐसे नहीं, और बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत बोलेंगे 20,000, 10,000, 15,000। आप यूट्यूब से सीखिए जो ऐड कैसे रन किया जाता है, ऑडियंस कैसे फाइंड। आज भी हम अपना ऐड खुद से रन करते हैं। मतलब अगर हमको कोई स्पॉन्सर करना हो किसी पोस्ट को, तो हमको खुद से, हम जैसे ड्राइवर का वैकेंसी स्पॉन्सर करते हैं, कैब अटैचमेंट स्पॉन्सर करते हैं, तो खुद से करते हैं। आप एक बार सीख लीजिए, रात को जब एकदम शांति रहे ना, तो जैसे मान लो उठाते थे ना 2 बजे पढ़ने के लिए, जब एग्जाम आता था, तो बस समझिए ये भी एक एग्जाम है। रात के समय में फ्री बैठिए और उस समय डिसाइड कीजिए हमको अपने ऑडियंस तक कैसे रीच करना है। कुछ ना कुछ डालते रहिए सोशल मीडिया पे। भारत में दो बहुत चीज सीख लीजिए। अगर आपको बहुत तेजी से बढ़ना है
तो या तो आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए कैंपेनिंग के लिए, या निगेटिव कंटेंट होना चाहिए कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से रैपिडली ये करता है। तो हम हमारे फेसबुक पेज पे हम लोग कहते हैं इन लोगों को, जो आप लोग 2 4 10 को रिव्यू जो है सो उसमें कमेंट में डालिए, गरियाइए उसमें। उसको क्या है ना, लोग गाली देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए लोग रुक जाता है, ये इंटेंशन है। वहां जब रुकेगा उसका रिएक्शन होगा तो रीच बढ़ेगा, अंततः फायदा किसका होगा? आपका ही होगा ना। ये नहीं जो कोई आलोचना कर रहा है हमको सोशल मीडिया पे, तो ये बहुत गंदा चीज है, वो आलोचना करे, हमको अच्छा लगता है। अरे उसको रीच करने के लिए हमको पैसा लगाना पड़ता है ना, वो तो मेरा ऑटोमेटिक रीच हो रहा है, वो तो मेरा बढ़ रहा है। तो 5 6 अकाउंट बना लीजिए सोशल मीडिया पे, अपना पोस्ट डालिए, उसमें 5 6 को गाली टाइप करके लिखवा दीजिए ब्रांड के नाम से। लोग रुकेगा, लोग रुकेगा तो रीच बढ़ेगा। करता है नेता लोग भी यही करते हैं। आपका एक कमेंट देखे, कस्टमर आपको मतलब ऐसा बोला था, उसमें आपने लिखे कि वहाँ से आप जब कमेंट किए हैं हमारा रीच बढ़ता है, इसी कारण से हमने लिए, हम जान के लिए ऐसा करवाया है। उसमें स्पेलिंग एक मिस्टेक करवाते हैं, बहुत सारे पोस्ट में हम क्या करते हैं, स्पेलिंग कोई मिस्टेक करा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग ज्ञान देने के लिए आ जाता है, जो तुमको स्पेलिंग नहीं आता है तुम्हारे टीम को, किसी अच्छे डिजाइनर को रखो तब उसको समझाए थे। क्योंकि वो प्रोफाइल में एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ था, तो इसीलिए उसको हम खुद से रिप्लाई दिए थे, जो अगर ये स्पेलिंग गलत नहीं रहता तो आप उस पोस्ट पे रुक के ना पढ़ते, ना देखते, ना कमेंट करते। आप उस पे कमेंट किए हैं, रीच मेरा बढ़ गया। शायद हम भी ना देखते, वैसा नहीं कन्वर्स नहीं देखते, एग्जैक्ट। चलो एक अच्छा सीख है सभी लोग के लिए। आप कुंदन जी, आप ऑनलाइन जुड़े हुए थे, आपका क्या प्रश्न? हाँ सर, मेरा मतलब घर से आग्रह ये है, पहले तो बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना और बधाई कि बहुत आप अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए और ऐसे ही आगे बढ़े। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं और दिनचर्या में बहुत सारे नए स्टार्टअप से, नए माइंड से मिलना जुलना होते रहता है। बिहार में तो एक चीज मैं कमी देखता हूँ कहीं ना कहीं अभी के बच्चों में। तो आपकी परिस्थिति अगर देखें और आज की परिस्थिति देखें तो आज तो 10 लाख वाला फंड बड़ा इजीली अवेलेबल है, जो कि शायद आपके समय में नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को चूंकि इजिली फंड अवेलेबल है, इसलिए भी वो लेकर के किसी तरीके से भी बहुत सारे लोग काम चला लेते हैं। हमारा मतलब बस एक चीज आपसे ये कहना है कि जो पैसे की यूटिलाइजेशन है इसे कैसे इनिशियल स्टेज में करना चाहिए। दूसरा है कि बहुत सारे लोग जो स्टार्टअप है वो ये कहते हैं हमें कि सर हम कुछ हमें अकाउंटिंग सिखा दीजिए कि हम अकाउंटिंग भी कर लेंगे, हमको जीएसटी का फाइलिंग सिखा दीजिए कि हम सर जीएसटी का भी फाइलिंग कर लेंगे। आप क्या कहते हैं कि हमें बिजनेस के मॉडल पे सेंट्रिक होना चाहिए या शुरुआत में सब चीजें हमें करना चाहिए? मतलब आपकी तरफ से स्टार्टअप को क्या मतलब आप सजेस्ट करेंगे? आपका जो एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा सा इस पे आप अपना ज्ञान वर्धन करें सारे लोगों से। क्या आप सुन पाए? अगर शुरुआत जब करता है कोई स्टार्टअप, जैसे एज ए फाउंडर हम, तो शुरुआत में हमें आईटीआर फाइल करने के लिए किसी को 1000 रुपए देना पड़ता है, जीएसटी फाइल करने के लिए अलग देना पड़ता है, नहीं दिया तो क्या शुरू बेसिक चीज अगर हम लोग खुद से कर ले, सर ऐसा कह रहे हैं कि बेसिक चीज अगर हम कर ले तो क्या बेहतर रहेगा, या ये सर जो बोले बहुत अच्छा बोले। छोटा छोटा चीज के लिए आपको लीगल एक्सपेंस जाता है। अगर आप एक कंपनी बनाए तो मुझे लगता है हर साल 40 से 50 हजार रुपए आपका खर्च है उसको ऑपरेट करने के लिए। आप चाहे सेल कर रहे हैं और नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं। और आपको बहुत दौड़ना पड़ता है, आप चार्टर अकाउंटेंट के पास जाइए या आप उस कहीं फॉर्म के साथ कनेक्ट कर जाइए। तो ये बेसिक चीज जो बोल रहा है ना, अगर ये कोई आपको सिखा दे जीएसटी कैसे फाइल करना है, आप थोड़ा सा सीख आईटीआर कैसे फाइल करना है, ये तो जरूरी है, आना चाहिए फाउंडर्स को। फाउंडर्स को मल्टीटास्किंग होना चाहिए कि आपको अगर गाड़ी चलाने ना आता हो, आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है और आपका ड्राइवर छुट्टी पे चला गया, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप भाई मेरे पास ड्राइवर नहीं था, नहीं आया, नहीं था तो हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम उससे काम कर लेंगे। थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए। सर से मेरा आग्रह है, जो अगर सर एक सेशन करते हैं लोगों के लिए, ये हम लोगों के यहाँ देखो जी, ये सारा जो देख रहे हैं ना, सब ट्रेनिंग के ही बच्चे लोग हैं और इस तरह का ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी। आपको भी आज हम लोग बुलाए उसी तरह की, एक कैसे एंटरप्रेन्योर का लाइफ क्या होता है, तो ये चीज हम लोग कर रहे हैं देखो जी। बहुत बड़ी बात है सर।
बहुत बड़ी बात है और ये लोग अच्छा कर भी रहे हैं। आपका भी बहुत जगह से मेरे पास नाम आया है, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को ये कर लीजिए, आप पे कुछ इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, हमसे फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका, हाँ, थोड़ा सा लेकिन बिजनेस मॉडल को चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। क्योंकि क्या है ना, जब आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और रिजल्ट जीरो निकलता है तो फिर इन्वेस्टर का लूज हो जाता है आपके प्रति कॉन्फिडेंस। आप काम कर रहे हैं, भले ही आप पैसा नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप बेच बहुत रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। लोग आप तक आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, सर्विस को लेने के लिए। इन्वेस्टर एक्चुअल में यही देखता है, जो यूजर ट्रैक्शन क्या है, फाउंडर के अंदर डेडिकेशन कितना है। क्योंकि आपका क्या जाएगा, आपको लगेगा हम फेल होने वाले हैं और सर 2 करोड़ रुपए डाले हैं एज ए इन्वेस्टर कंपनी में, और आपको लगेगा ये चैलेंज आया अब हम फेल हो जाएंगे, आप घर चले जाएंगे, घर में अपना आराम से जिंदगी बिताएंगे, फिर से नौकरी पकड़ लेंगे, इनका तो 2 करोड़ चला गया, तो आप पे फाइट भी नहीं कर सकते हैं ना, वो तो वैसे भी रिस्की कैपिटल है। तो ये एक इन्वेस्टर को दिखना चाहिए कि नहीं, ये बंदा भागने वाला नहीं है, बाजार से लड़ने वाला है, या तो लड़के जीतेगा या किसी से एक्वायर हो जाएगा, वही 2 चीज देखता है, एग्जिट कैसे मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। बिल्कुल जी, मेरा भी एक प्रश्न है। ये आप टाटा ग्रुप का बात किए हैं, तो उनका जो मॉडल है, जो हमको समझ में आया कि वो व्हीकल का ऑनरशिप गाड़ी खरीद देता है, ड्राइवर का गाड़ी होता है। अब इस बार दिल्ली गए थे कुछ दिन पहले, तो हम ड्राइवर से पूछे कि भाई तुम लोग कैसे इसको ये करते हो, तो बोला कि ये गाड़ी जो है सो कंपनी हम लोग को खरीद देती है, और पता नहीं इसको कुछ सैलरी से एडजस्ट करता है, क्या करता है, मॉडल नहीं करता है। जो आप बोले हैं, एक एक तो उसका ऑनरशिप का आ गया, और वो लोग कोशिश करता है कि 16-17 घंटा चलाता है, क्योंकि मालिकाना है। तो थोड़ा आप अगर इसमें, अगर आप चूंकि इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो कुछ अगर गाइड करें हम तो। क्या है ना, जो जब गाड़ी खरीदी जाती है, कोई कंपनी गाड़ी खरीदती है, जैसे ब्लू स्मार्ट को टाटा फंडिंग की, उसको ईवी में बहुत ज्यादा फंडिंग मिला, तो उसमें क्या किया ना, गाड़ी का एक कॉस्ट होता है, तो हमको उस गाड़ी पे 12 लाख रुपए पड़ा है, तो उस 12 लाख के बदले हमको उसका 18% 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न क्या मिल रहा है। तो एक ड्राइवर को ये कहा जाता है, जो आप ये गाड़ी चलाइए, ये गाड़ी हम आपको लीज कर देते हैं, इतना पैसा चुकाने के बाद गाड़ी आपका हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो ड्राइवर उसको अपने बाप का गाड़ी समझ के चलाता है, ठोकता कम है। और जब ड्राइवर को पता चलता है जो ठुकने पे मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, तब वो एक्सपेरिमेंट करता है गाड़ी पे, लहरिया कट मारता है, बॉडी देके निकालता है। तो उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और हमारे 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 साथ भी टाटा की बात चली थी, अरविंद सर उसको लीड किए थे। अभी टाटा ईवी के जो सीईओ हैं, वो भी आईआईटी खड़गपुर से पास आउट थे, तो दोनों का अच्छा नेटवर्क था। तो जैसे ही रोडवेज का चर्चा किए तो बोले दिलखुश कुमार, मतलब अरविंद सर उस दिन बोले भाई यार प्राउड ऑफ यू, उनके पास चर्चा किए रोडवेज के लिए हम बात करना चाहते हैं, तो बोलते हैं दिलखुश कुमार। तो उनके साथ बात चला, वो बोले ठीक है हम आपको 100 ईवी देंगे यहाँ बिहार में। फिर जब हम लोग कॉस्ट पे गए, कैलकुलेशन किए, तो देखे जो 14 लाख एक ईवी गाड़ी का पड़ रहा है, और बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का चार्जिंग पॉइंट में सब्सिडी नहीं है, बंगाल में है, यूपी में है। तो बिहार में जो वो गाड़ी चार्ज होगा ना, तो एक बार फुल चार्ज होने में 450 रुपए की बिजली कंज्यूम करेगी। और जो बिजली कंज्यूम करेगी वो तो करेगी, जो गाड़ी का प्राइस है डिजायर का, स्विफ्ट डिजायर का, वो 9 लाख है, और इसका 13-14 लाख के आसपास है। तो लगभग 4 लाख के अंतर आ जा रहा है दोनों में। अब क्या है, जो 400-450 का बिजली कंज्यूम करने पर भी 150 किलोमीटर ही चलेगा, और डिजायर में भी 450 रुपए का सीएनजी डलने पर 150 किलोमीटर चलता है। तो फिर क्यों हम अभी ईवी पे शिफ्ट हो जाए, लोकल के लिए ठीक है वो पॉल्यूशन, वैसे सीएनजी भी पॉल्यूशन फ्री ही है, वो भी ग्रीन में ही माना जाता है, इसलिए हम लोग उसको अभी डिले करके इसमें। और दूसरा चीज क्या है ना, आप कस्टमर है, इंटरसिटी में अगर आपको बोलेंगे मुजफ्फरपुर में रुक के आधा घंटा गाड़ी हम चार्ज करेंगे, तो आप जूता खोल के ड्राइवर को मारना शुरू करेंगे, साहब मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, 8 महीना बाद हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, 8 महीना बाद घर जा रहे हैं, माँ इंतजार कर रही होगी, बीवी इंतजार कर रही होगी, वो ड्राइवर को वही पीटने लगेगा। तो चूंकि यहाँ लोग वेट नहीं करना चाहता, तो हम लोग ईवी को अभी पोस्टपोन किए हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ 7 मंथ जाते जाते हम 20 ईवी हम लोग लेके आएंगे।
जो पटना में एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप हैंडल करेगा। हम लोग का जो राइड है ना, उसमें जो कहते हैं ना ऑन टाइम पिकअप की गारंटी, नहीं तो राइड फ्री, वो करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। वो आप तभी कर पाएंगे जब ऑपरेशन आपका बहुत मजबूत हो, आपका लूप हॉल ना हो, समय पे पिकअप करे ही करे गाड़ी। तो हम लोग शेड्यूल राइड करेंगे और एयरपोर्ट से घर, घर से एयरपोर्ट, बाकी जगहों के लिए ठीक है ओला उबर ही चलेगा, बाद में देखा जाए। ये सही भी है कि कमर्शियल हम सर्विस देंगे तो दामाद वाला फील के साथ देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। और किन्हीं मित्रों का कोई अगर प्रश्न है? बिहार में कैसे मतलब बहुत सारा एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, जैसे आईएएस आईपीएस हमारे बिहार के नाम से जाना जाता है, ऐसा कैसे माहौल बनेगा कि एंटरप्रेन्योर के नाम से हमारा बिहार बने? समय लगेगा, ये समय लगेगा। ये आपको कौन बोला कि बिहार आईएएस आईपीएस के नाम से जाना जाता है? जब बाहर जाते हैं अरे तो लोग जाने नहीं वो बाहर पढ़ता है ना जाके दिल्ली बॉम्बे में, वही लोग करता है। आप यहाँ का कितना लोग करता है? एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, मतलब मेरा इच्छा है कि एक समय ऐसा है कि वो ये मतलब जाना जाए बिहार कि नहीं ऐसा समय है, लगेगा। अभी दिलखुश आ गया, अब आप आ जाओ, इधर से 5 और आ जाए, खुद ही खुद जाने लगेगा, माहौल बनने लगेगा। स्टार्ट डूइंग इट, कम फॉरवर्ड। इनके प्रश्न का जवाब हम देना चाहेंगे। इसके लिए एक हमने सोचा भी है, तो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बोला ही, इसके लिए एक नया लोकतांत्रिक पार्टी भी बनाना होगा। नहीं नहीं, ये सब ये सब सोल्यूशन नहीं है। देखिए आज भी हम सर अपने सोशल मीडिया हैंडल में आज भी हम अपना इनको में जात एंटरप्रेन्योर का गोत्र ढीठ बिहारी रखे हैं, आज भी हम रखे हैं और अंतिम दिन तक हम उसको हैंडल करें। जैसे आप पार्टी बनाने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको उसी में चेंज करना पड़ेगा कौन जात से हम आते हैं, है ना। ये सब छोड़ दिए, पार्टी से नहीं, ये लोग अच्छा काम करेगा, मीडिया में प्रचारित होगा, 10 लोग हम लोग चर्चा करेंगे बैठ के, होने लगेगा। जैसे सर कैसे बोले मेरे बारे में बिहार से बाहर चर्चाएं हो रही है, फॉरेन में लोग बैठे हुए हैं। देहात का इन्वेस्टर मीट था, उसमें उनके अर्ली स्टेज के जो इन्वेस्टर थे वो सवाल कर देते हैं, देखो तो रोडवेज कितना जल्दी रैपिडली ब्रांड बन गया है, देहात को अभी भी बिहार में लोग नहीं जानता है, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो उनपे भी प्रश्न, चर्चा तो वहां भी चला गया ना, जो बिहार में अब एंटरप्रेन्योर की तरफ लोग बढ़ रहा है। आप करिए काम, एक दूसरे का टांग नहीं खींचना है, क्योंकि हम लोग को राजनीति में तो नहीं ना आना है। आप कमाएंगे आप अपना घर चलाएंगे, हम कमाएंगे हम अपना घर चलाएंगे, टांग नहीं खींचना है। एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने बोला था कि टेक्नोलॉजी एक बैकबोन है बात startup थोड़ा के लिए, किसी भी चीज के लिए, अभी कोई भी स्टार्टअप की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का बैकबोन ही हो गया आपका। मोबाइल आपको चाहिए, वेबसाइट चाहिए, जो भी बना रहा है आप आ रहा है पानी मार्केटिंग करते हो क्या, वो भी टेक्नोलॉजी है। आपका इंस्टाग्राम जो आप बोल रहे हो, फेसबुक सब कुछ। तो जैसे बिहार में हम इन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योर होना चाहिए बहुत बहुत, तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी आपका बैकबोन है। तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि जो कंपनी बहुत क्लेम करती है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में आप स्टार्ट करें तो एप्पल से गूगल से सब बड़ी बड़ी कंपनी है, क्या बिहार में ही एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी जो अपना बेस बना दे ताकि सारे एंटरप्रेन्योर्स बना का दिया, एप्लीकेशन यही बनेगा? बना दिए, अगले महीना लॉन्च कर यही सच है एक्चुअली। बिहार के सारे स्टार्टअप को चर्चा भी हम किए थे, रोडवेज टेक सपोर्ट देगी, बदले में कुछ इक्विटी लेगी, टेक हमारा रहेगा, आपके सारे टेक का प्रॉब्लम रोडवेज की रहेगी, और जो भी आपको टेक में हेल्प चाहिए रोडवेज देगी, आप उसके बदले कुछ रोडवेज को इक्विटी दे देना। और हाँ, हम लोग चूंकि जैसा सर को भी पता है, कंपनी जब प्रॉफिटेबल होती है तो 40% के आसपास इनकम टैक्स जाता है, तो वो हम सेंट्रल में भेजने वाले नहीं हैं, CSR फंड से करके बिहार के स्टार्टअप में ही वो पैसा हम लगाएंगे। हम चाहते हैं जो हमारे मरने के बाद भी लोग ये कहें कि नहीं, ये बच्चा बिहार में एंटरप्रेन्योर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज गरीब का बच्चा भी सोचता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं। एक समय था जो एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग लोग ठीक से नहीं बोल पाता था, आज कम से कम प्रखंड लेवल में भी छोटा छोटा बच्चा स्टार्ट करता है, भले ही वो IITian चाय वाला या जो भी ठेला लगा के, वो गलत नहीं है। आप जो बैंगलोर जाते हैं 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं ना, फिर भी एक्चुअल में आप EMI से जीते हैं,
वो लाख रुपए सर बैंगलोर में ही खर्च हो जाता है। आप बिहार में लेके क्या आए? कुछ नहीं लेके आए। हवाई जहाज से जो आप आए साल में एक बार, उसमें जो खर्चा हुआ वहां गाँव घर गया है, बस उतना। बिहार में अगर एक ठेला लगा के लोग 25,000 रुपए अगर कमा रहा है, तो एक्चुअल वो 25,000 रुपए यही कंट्रीब्यूट करता है, यही खर्च करता है। उसका एक बहुत बड़ा योगदान है बनस्पत उन 1 लाख रुपए के लिए। तो छोटा छोटा अगर ठेला भी कोई लगा रहा है ना, 25-50 हजार रुपए कमा रहा है, वो भी हमारा हीरो है, वो भी हमारे लिए हीरो है। वो भी, उसको भी हम एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, वो भी आश्रित नहीं किसी, उसका भी उतना ही बड़ा योगदान है, क्योंकि वो यही खर्च कर रहा है। अगर हम अपने कोई ड्राइवर 20,000 का नौकरी कर रहा है दिल्ली में, घर में बचा के 5,000 रुपए देता है आज, लेकिन वो 20,000 रुपए अगर बिहार में कमा रहा है, तो उस बिहार में वो 20,000 यही खर्च करेगा, चाहे वो बेबी के लिए गहना बनाए, साड़ी खरीदे, बच्चे का स्कूल खरीदे, ड्रेस खरीदे, कहाँ कंट्रीब्यूट हो रहा है? हमारे यहाँ हो रहा है। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे जो फोकस करते हैं ना, हम एक बार एक नारा लगाए थे जो हर क्षेत्र का डेवलपमेंट, और पहला फेज होता है ट्रांसपोर्टेशन। अभी दरभंगा एयरपोर्ट इसका लाइव एग्जाम्पल है। जो लोग 5-5 साल घर नहीं आते थे, वो लोग अब साल में 1-2 बार आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंस हो गया जाना आना। पहले उनको लगता था पटना उतरेंगे, वहां से 300 किलोमीटर टैक्सी से जाएंगे, दिन भर थकान हो जाएगा। एयरपोर्ट बना, लोग फ्रिक्वेंटली आने लगे। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो बोलते हैं 5-5 साल बाद हम लोग का रिलेशन आना जाना शुरू हुआ। कोई फॉरेन में रहता, वो जब आता है, गांव गया, प्लॉटे है उनका दादा का, उस पर बाउंड्री करवा रहा है, ईटा खरीदा, सीमेंट खरीदा, बालू खरीदा, मजदूर को मजदूरी मिला, कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना। ये होते रहना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं 3 नेक्स्ट मंथ के लिए, तो आप पूरा टीम सेटअप कर रहे हैं पटना में? हमारे पास टेक की एक कंपनी है, जो हमारे सीटीओ की कंपनी है। जो हमारे सीटीओ है ना, निर्भय जी, उनका 18 साल का एक्सपीरियंस है टेक में। तो वो, उनकी कंपनी दिल्ली बेस्ड थे। तो जब बिहार वो मूव किए थे ना, तो हमारा पहला ही कंडीशन ये था, जो अपनी पुरानी कंपनी को आपको तलाक देना होगा। तो वो हमको कमिट, उनको वो हमसे कमिट करवाए थे, जब रोडवेज लाइन पे आ जाएगी तो क्या आप उस कंपनी को यहाँ एंट्री देंगे? तो उस समय हम कमिट किए थे, तो जब रोडवेज बिल्ड हो जाएगी तो उसको हम बिहार में बिल्ड कराएंगे। तो उस कंपनी को चलाने का जो कॉस्ट है ना, वो रोडवेज मेंटेन करेगी। जो उसका एम्प्लॉय तो रहेगा ना टेक में, सैलरी भी ठीक ठाक है, उनके पास कुछ क्लाइंट है भी फॉरेन का। फॉरेन वाला पैसा खूब देते हैं, लेकिन अपने यहाँ के क्लाइंट टेक में पैसा खर्च नहीं करना चाहते। तो उसमें हम लोग कुछ स्टार्टअप जिसके पास एक्चुअल में आइडिया है, डेडिकेशन, ऐसा नहीं जो हम 4 बंदा को लगा के 4 महीना तक आपका टेक्नोलॉजी बना दिए, पता चला जब टेक्नोलॉजी लाइव होने वाला था तो फाउंडर गायब। कहाँ गया भाई, तो जॉब पकड़ लिया। ऐसे कई फाउंडर्स हैं कई फाउंडर्स, हम आप लोग भी जानते हैं। गवर्नमेंट से पैसा मिला और जाके बैंगलोर में जॉब कर रहा है, दिल्ली में जॉब कर रहा है, फिर क्यों फाउंडर? आप तो चैलेंज से भाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो एक्चुअल में मेहनत कर रहा है ग्राउंड जीरो पे, उनको टेक सपोर्ट देंगे, बदले में कुछ इक्विटी ले लेंगे। आप बड़ा बना लीजिए, मुझे पैसा मिलेगा, नहीं बनाएंगे नहीं मिलेगा, रिस्क मेरा भी है उसमें। क्योंकि हम ऐसा इसलिए क्वेश्चन पूछे क्योंकि मैं खुद एक कंपनी चला रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है स्टैम्प PI, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पैशन फॉर इनोवेशन। मेरा टैगलाइन है पैशन फॉर इनोवेशन। कोलैबोरेशन कर लीजिए। हाँ, तो मेरा आइडिया है बेसिकली कि सर्च इंजन जब गूगल का दुनिया को रोल कर दिया, कोई आंसर दे देता है उठा के पूरी दुनिया का। मैं एंटरप्राइज के लिए गूगल बना रहा हूँ, एक कंपनी का गूगल होगा, वो एक कंपनी का कोई इन्फॉर्मेशन उठा कर देगा उसको। तो मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक स्किल पे जाके इसको डेवलप करना होगा, और स्किल पे जाके उसको मेंटेन भी करना होगा। तो इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने एक चीज पूछा क्योंकि मुझे उस लेवल का सपोर्ट चाहिए यहाँ पर, ताकि वो सिस्टम मिलियंस ऑफ मिलियंस यूजर को सपोर्ट। आप जो है ना, इनसे दिलखुश जैसे पर्सनली मिल लीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको दिक्कत होगी तो BIA में भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। जिस तरह का जरूरत होगा, हम लोगों के पास भी है, इस तरह का है जो कि आपको काफी गाइडेंस मिलेगा। दिलखुश जी एग्जाम्पल है, BIA के प्रोडक्ट हैं, खुद एडमिट किए हैं। जब दिलखुश जी इस लेवल पे जा सकते हैं, तो हम लोग और भी दिलखुश को बनाएंगे अपने BIA। थैंक यू सो मच। तो आज बिल्कुल रियली बहुत अच्छा लग रहा है यार। इसका जर्नी हम लोग बहुत डे 1 से देखे हैं, और एक ही चीज इस बंदे में हम लोग शुरू से केसरी सर बैठे हुए हैं, हम लोग हमेशा इसका
कि भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस गजब का है, ये जो है कुछ नहीं है तब भी इसका कॉन्फिडेंस मतलब बेजोड़ था। पहले भी देखते थे तो हम लोग यही डिस्कस करते कि भाई इस बंदे में गजब कॉन्फिडेंस है। और हमको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वही सबसे जो जिगड़ा बोला है, बिल्कुल खुद बोले हैं कि जिगड़ा है। सुबोध जी हम एक लाइन हाँ सर, ऐड करेंगे कि इनका पागलपन बेजोड़, समझे, कॉन्फिडेंस नहीं, इनका पागलपन है कि जुझारूपन, जुनून जो है। और जिन्होंने एक लाइन जो यूज किया है कि नींद और निंदा से दूर रहिए, सफलता अपने आप आ जाएगी। एक हम लोग ऐड करने के बाद एक मोमेंटो है सर, रंगत सर आगे। एक दुसाला भी है अरुण बाबू, आइए बाबू आइए। अरे आइए आराम सर, प्रेसिडेंट सर। हम बताइए, आइए आप एकदम जल्दी जल्दी एग्जिट होइए। बहुत अच्छा। तो हाँ आप एग्जैक्ट सभी होके हमारी लोगों को कंपनी में भी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल सकती है। ये किसका है? हाँ ये बुक किनका है ये? आप अच्छा 2 लाइन बता दो क्या है भाई। हाँ Actually, I am Lalu Kumar, founder and CEO शानदार सर्विसेज। शानदार सर्विसेज बेसिकली ऑन डिमांड होम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर। वो सब लिखे हुए अर्बन कैब की तरह। यस यस, लेकिन हम लोग B2B B2C दोनों में। अच्छा, B2B में ऐप के द्वारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड जनरली जो B2B प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लेते हैं, तो दोनों डील करते हैं। अभी एसी का ज्यादा डिमांड चल रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। उस पर नंबर भी है, वेबसाइट भी है, ऐप भी है। कोई भी ऐसा इंक्वायरी हो, हम हमेशा आपके लिए और बिहार के लिए खड़े हैं। चलो बहुत ठीक है। एक दिन आते हैं तो एक मिनट आप आपका अभी लोकल चालू नहीं हुआ है। लोकल सर आप डाउनलोड करके देख लिए नहीं?